नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। फेलियर डजंट मीन द गेम इज ओवर, इट मीन्स ट्राई अगेन विद एक्सपीरियंस। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब भी हम कोई नया ट्राई करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, जहाँ किसी नए गोल के ऊपर आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में जो है सक्सेस मिल जाता है। ओके, तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि फेलियर होता है। लेकिन उस फेलियर का ये मतलब नहीं है कि गेम ओवर हो गई। ओके, उसका मतलब ये नहीं है कि अभी दोबारा हम ट्राई नहीं कर सकते, हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि जो पहला फेलियर हुआ है उससे कुछ ना कुछ हमें गेन मिला ही है, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला ही है। एक नया तजुर्बा जो है ना वो हमें गेन हुआ है, और वही तजुर्बा आगे जो है ना आपके काम आएगा जब दोबारा से उस काम को आप शुरू करोगे नए सिरे से, और आप आगे बढ़ोगे। ओके, नए जोश से आगे बढ़ोगे। तो जोश जो है ना वो नहीं खोना है, उसको बरकरार रखना है, चाहे जितने मर्जी फेलियर्स आए। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्स आते रहते हैं जिंदगी में। ओके, तो एग्जाम्स जो है ना वो क्वालिफाई भी हो जाते हैं, बशर्ते जो है ना आप लगे रहो। आपने अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं छोड़नी है, उसके ऊपर फोकस करते रहना है। जो फेलियर्स हैं वो भी एक रूटीन है। ओके, तो वो भी आते हैं, तो उनको भी फेस करना है। ओके, निराशा नहीं जो है अपने अंदर लेकर आनी है, पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर और डेली एडिशन जो है हम डेली डिस्कस करते हैं। शुरुआत हमेशा कोर्ट से होती है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन होता है। तो एडिटोरियल डिस्कशन में भी तीन एडिटोरियल जो है ना वो उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो उसके बाद फ्रंट पेज से लेकर अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक जितने भी यहाँ पर पेजेस हैं, तो वहां पर से जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आती है तो उसको हम डिस्कस करते हैं। और सेकंड लास्ट में शीशे के सामने तीन वोकेबलरी के वर्ड्स होते हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी होती है शीशे के सामने जाकर। और लास्ट में एक इकोनॉमी का कंसेप्ट होता है, रोज एक नया टॉपिक जो होता है उसको डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के बारे में, ताकि जो कि अच्छा खासा बेस जो है इकोनॉमी की समझ के बारे में जो है आपका बन सके। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक पहले लाइक कर दें लेक्चर को, और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो वहां पर जो है आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। सिर्फ इसी का ही पीडीएफ नहीं, इसके अलावा जितने भी यहाँ पर वीडियोस अपलोड होती हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके रिगार्डिंग सारे के सारे जो पीडीएफ है आपको वहां पर अवेलेबल होते हैं। और इसके बाद एक छोटी सी यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई बेल आइकन दबाने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आता, तो वो इस तरीके से भी जो है ना वीडियो को यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो सीधे चैनल पर जाना है। ओके, तो 9 साढ़े 9 के बीच में जो है ना ये लेक्चर अपलोड हो जाता है। ओके, मैक्सिमम साढ़े नौ तक की लिमिट है। तो उसमें उसी दरमियान जो है अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आया तो कृपया जो यहाँ पर चैनल का टैब है वहां पर क्लिक करें, तो फिर वीडियोस वाले यहाँ पर जो टैब है वहां पर क्लिक करें, तो जो पहली वीडियो होगी वही लेटेस्ट वीडियो होगी, डेट पड़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप वीडियो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल में बात कर रहे हैं, प्रेस फॉरवर्ड विद मिशन वैक्सीनेशन एनहांस सप्लाई डिलीवरी रिड कोविन ऑफ ग्लिचेस। ओके, तो अभी देखो अभी हो क्या रहा है। अभी हाल ही में संडे के दिन ना, तो अभी इस साल का हाईएस्ट जो है ना या पीक देखा गया है यहाँ पर, जो कोविड 19 के नंबर है उनका, तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है केसेस बढ़े हैं। संडे के दिन ही एक ही दिन में 25,000 से ज्यादा केसेस निकल कर आए हैं कोरोना वायरस के। तो अभी दोबारा से मामला ना वही मतलब गड़बड़ होना शुरू हो गया, जैसे पहली सिचुएशन थी 2020 में जब मार्च महीना था, तो इसी जैसा सिचुएशन दोबारा से बनना शुरू हो गया। तो इसी के चलते ये आर्टिकल में काफी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। तो इसमें बात की गई है जैसे कोविन है, तो कोविन एक प्लेटफॉर्म है, कोविन एक ऐप भी है। ओके, जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई है, जिसके तहत आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी उसमें भी ग्लिचेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एरर्स आ रहे हैं कि जो वहां पर अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं तो वहां पर हो नहीं पा रहा। ओके, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स वहां पर आ रही हैं। इसके अलावा जितने बड़े पैमाने पर हमें वैक्सीनेट करना चाहिए, अभी उसमें अभी भी कमी है। हालांकि जो हमने कल कल का जो न्यूज़पेपर डिस्कस किया था उसमें जो डाटा आया था, तो उसमें उसमें भी हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया था वैक्सीनेशन के मामले में। तो शनिवार को रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुई थी। तो शनिवार को 20 लाख से ज्यादा हमने एक ही दिन में वैक्सीनेशन की थी पूरे भारतवर्ष में। और यूपी उसमें टॉप कर रहा था, यूपी में एक ही दिन में 3 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हुई थी। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी ना बहुत बड़े पैमाने पर अप्रोच हमें लगानी पड़ेगी। तो शुरुआत में बात कर रहे हैं कि जो ये जिद्दी रिफ्यूजल है ना कोविड 19 वैक्सीन का, कि ये नीचे नहीं जा रहा है, इसके नंबर्स नीचे नहीं जा रहे हैं। और इसके अलावा जो नए स्ट्रेन और निकल कर आ रहे हैं, मतलब कि और भी जो कोरोना वायरस ना उसके चलते और नए नए स्ट्रेन निकल कर आ रहे हैं कि जो घातक हो सकते हैं और ज्यादा।
तो इसी के चलते हमें यहाँ पर ना मास वैक्सीनेशन जो है ना वो जरूरी तौर पर चाहिए बड़े लेवल पर, कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हम कर दें। जितना हम यहाँ पर वायरस को समय दे देंगे ना कि वो यहाँ पर आगे बढ़ता रहे और अपने नए नए स्ट्रेन जो है उसको आयात करता रहे, उनको और यहाँ पर प्रोग्रेस उनकी होती रहे, तो उतना ज्यादा हार्ड हो जाएगा इसके ऊपर काबू पाना। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन सक्सेस है कुछ इंडिविजुअल कंट्रीज में, ओके, तो यहाँ पर वो यूजफुल होगी उन लोगों, उन राष्ट्रों की, खासतौर की जो उन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए जिनको यहाँ पर कोई ना कोई फायदा जो है निकल कर दिख रहा है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई भी देश है, अगर वहां पर वैक्सीनेशन सही समय पर हो रही है तो ज्यादा फायदा जो ना यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स है तो उन्हीं को पहुंच रहा है, कि उनकी यहाँ पर जो हम क्या कमिटमेंट जो है वो स्ट्रांग हो रही है। और आने वाले समय में जो इलेक्शंस होंगे तो उसके रिगार्डिंग वो यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो बनाकर देख रहे हैं। तो ऑथर की बात बिल्कुल सिंपल है कि पॉलिटिकल लीडर्स के लिए यहाँ पर जो यूजफुल होगा कि वैक्सीनेशन सक्सेस हो रही है, तो अच्छी बात है। लेकिन ये इफेक्टिव तभी होगी जब हम वायरस को अच्छे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, तो वैक्सीनेशन सक्सेस हम तभी बोलेंगे जब अच्छे तरीके से पूरा का पूरा वायरस हमने कंट्रोल कर लिया। जैसे पोलियो की बीमारी भारत में कंट्रोल कर ली गई। ओके, तो पोलियो के भी यहाँ पर 3-4 वेरिएंट्स है, जिसमें से एक एक दो वेरिएंट्स में ही भारत जो है ना यहाँ पर अभी पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाया है। और डब्ल्यूएचओ के द्वारा भारत को यहाँ पर जो पोलियो के कैटेगरी में जो है अभी 100% यहाँ पर पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया है, एक या दो कैटेगरीज में। अभी भी एक कैटेगरी है जिसमें अभी भी पोलियो के चांसेस रहते हैं। तो इसी के चलते आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो अनवैक्सीनेटेड रीजन्स है, ओके, जहां पर अभी मतलब एक वैक्सीन भी नहीं लगी कुछ रीजन्स में, ओके, तो यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है तो वहां पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो कैसे? एक तो हो गया जहां पर वैक्सीनेशन लगी नहीं, एक हो गया जहां पर वैक्सीनेशन लग गई, तो वहां पर खतरा क्यों मंडरा रहा है? तो वहां पर खतरा इसलिए मंडरा रहा है कि देखो वैक्सीनेशन जो है ना, ये एक ही डोज में काम नहीं बन रहा है। जो हमारी यहाँ पर वैक्सीन, जैसे कोवैक्सीन है जो जिसको भारत बायोटेक बना रहा है, और इसके अलावा जो कोविशील्ड है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, तो यहाँ पर ये वैक्सीन दो डबल डबल डोजेस से काम करती हैं। एक डोज लग गई है, अब तो दूसरी डोज जो है ना उसका समय रखा गया है 4 से 6 हफ्ते के बीच में। ओके, तो 4 से 6 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लगेगी, फिर आपका कोर्स कंप्लीट होगा, फिर आप कह सकते हैं कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अभी इतना स्ट्रांग हो गया है कि जो है ना कोरोना वायरस के साथ मुकाबला कर सकता है, कोरोना वायरस आपको नहीं होगा। तो इस सभी चीजों के लिए हमें यहाँ पर अपनी जो कैपेसिटी है ना वो बनानी होगी। ऐसा नहीं है कि एक एक बार एक डोज दे दी और दूसरी डोज के लिए अभी जो है ना पर्याप्त कैपेसिटी हमारे पास बनी नहीं। ओके, दूसरी डोज के लिए यहाँ पर वैक्सीन की सप्लाई नहीं पहुंची। तो ये सब चीजें जो है ना अभी दूर करनी होगी। तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि जो ग्लोबल सप्लाईज है वैक्सीन की उनको अभी बढ़ाना होगा। जो डिलीवरी नेटवर्क उनको और बड़े तरीके से यहाँ पर क्रिएट करना होगा। और जो तीसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो हेजिटेंसी है, मतलब लोगों को अभी संदेह होना शुरू हो चुका है वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन सही से काम नहीं कर रही है, तो इसको भी ओवरकम करना है, इसको भी दूर करना है। तो हाल ही में कुछ यूरोपियन नेशंस हैं, जैसे नॉर्वे है, जैसे डेनमार्क है, तो आज ये खबर और आई जो आयरलैंड है, ओके, तो उसके बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा। तो वो भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है कि उन्होंने यहाँ पर सस्पेंशन लगा दिया है जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है। एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया है, और इसको हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो भी बनाता है। ठीक है, तो वो भी इस फॉर्मूले को लेकर जो है प्रोडक्शन कर रहा है। तो उस प्रोडक्शन को हम जो उस वैक्सीन को जो हमने नाम दिया है वो है कोविशील्ड। ओके, तो फॉर्मूला वही है एस्ट्राजेनेका वाले। लेकिन जो कोवैक्सीन वाली वैक्सीन है वो हमारी इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है, हमने खुद से तैयार की है। जो हमारा आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और भारत बायोटेक दोनों ने मिलकर कोवैक्सीन का निर्माण किया है, जिसकी कि 81% तक एफिशिएंसी आई है। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर कुछ नेशंस है, जैसे आयरलैंड की मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने अभी सस्पेंशन लगा दी है कि हम वैक्सीनेशन अभी और नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पर ना ब्लड क्लॉट का यहाँ पर सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, कि जहां जहां पर नीडर लग रही है तो वहां पर खून जमना शुरू हो गया लोगों का। तो ये ऐसे केसेस बहुत सारे देशों में, यूरोपियन नेशंस में निकल कर आ रहे थे। तो अभी इसी सब चीजों से ना अभी संदेह बढ़ता है, हेजिटेंसी बढ़ती है, तो इसको ओवरकम करना है। तो बताना है पॉपुलेशन को कि इतना ज्यादा घातक नहीं है। ओके, आपके फायदे के लिए ही है वैक्सीन, आप आगे आइए और इसको लगवाइए। और इसी के चलते आगे बात करें कि कंट्रीज को चाहिए कि इकट्ठे आए, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली काम करें। और कुछ कंट्रीज ने क्या काम किया है देखो, जो यहाँ पर हाई इनकम कंट्रीज जैसे यूएसए हो गया, जैसे यूके हो गया, ओके, तो वो पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से सिर्फ 16% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यूएसए, यूके और जितने भी यहाँ पर हाई इनकम कंट्रीज हैं। अभी उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जितनी भी यहाँ पर डोजेस अवेलेबल थी कोरोना वायरस वैक्सीन की, जितने भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट, जितने भी यहाँ पर जो कंपनीज यहाँ वैक्सीन बना रही थी, तो पूरी दुनिया की जितनी भी डोजेस अवेलेबल थी उनकी 70% डोजेस को पहले ही बुक कर लिया। ओके, मतलब कि ब्लॉक कर दिया, कहने के मतलब। तो अभी इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 16% है पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के हिसाब से।
और यहाँ पर जितनी वैक्सीन अवेलेबल थी उनकी 70% इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी बुक कर दी है प्री ऑर्डर्स करके। तो यहाँ पर 5 लीडिंग वैक्सीन कंपनीज है जो कि वैक्सीन बना रही है। ओके, तो अभी ज्यादातर जो है इन्हीं इन्हीं के द्वारा बुक कर ली गई, तो ये भी गलत बात है ना। तो यहाँ पर इनको ये थोड़ा सा पेस छोड़ना चाहिए था कि जितनी जितनी ज्यादा जितनी दुनिया में पॉपुलेशन है तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन की भी डिलीवरी होती, वैक्सीनेशन की भी जो वैक्सीन है उनकी सप्लाई भी उसी हिसाब से होती। तो ये भी बात गलत है। ऐसे होगा तो इसमें ऐसा होगा कि कुछ डेवलप जो कंट्रीज हैं, जो हाई इनकम कंट्रीज है, वहां पर वैक्सीनेशन सही समय रहते कंप्लीट हो जाएगा। जो यहाँ पर अनडेवलप्ड रीजन है, जो यहाँ पर लो इनकम कंट्रीज है, तो वहां पर बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो वहां पर कोरोना वायरस फैलने के और ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ नाम है जो वैक्सीन के, जो कि अलग अलग कंपनीज के द्वारा बनाए जा रहे हैं। जैसे कोवैक्सीन है, ओके, कोविशील्ड है, इसके अलावा नोवावैक्स है कि जिसको कि यहाँ पर यूएस की कंपनी बना रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा भी एक वैक्सीन बनाई जा रही है। ओके, जो कि सिंगल शॉट वैक्सीन है, मतलब एक ही बार में उसका शॉट लगेगा। ओके, तो उसी उसी एक शॉट ही जो है काफी रहेगा। और इसके अलावा स्पुतनिक 5 है जिसको कि रशिया डेवलप कर रहा है। और इसी तरीके से एस्ट्राजेनेका है जो कि यहाँ पर यूके के द्वारा जो है जिसका फार्मूला बनाया गया। ओके, और बहुत सारी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो है बना रही है। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर वैक्सीन हैं, ओके, जो कि अलग अलग मुल्कों के द्वारा बनाई जा रही है। और इन सभी वैक्सीन में से जो भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वैक्सीन का। और इसी के चलते जो आगे बात कर रहे हैं कि हमें इस चीज को इंश्योर करना होगा कि जो वैक्सीन अवेलेबिलिटी है, खासतौर पर जो पुअर डेवलपिंग कंट्रीज है, तो यहाँ पर वो सही पैमाने पर जो है पहुंच सके। ओके, यहाँ पर इसी के चलते हमें क्या करना होगा, अभी यहाँ पर जो प्रोडक्शन है, जितने भी यहाँ पर एग्जिस्टिंग वैक्सीन की जितने भी फॉर्मूलेज हमारे पास है, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। और जो जितने भी नए वंश हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर उनकी प्रोडक्शन की तादाद जो है ना, वो बढ़ानी होगी। तभी जो है हम अपने घर में भी डोमेस्टिक लेवल पर भी जो है अच्छी खासी तरीके से वैक्सीनेशन कर पाएंगे। जैसे मैंने शनिवार की बात की थी कि रिकॉर्ड हाई यहाँ पर वैक्सीनेशन हुई, 20 लाख के पार यहाँ पर एक दिन में की। तो इसी तरीके से हमने अपने घर के ऊपर भी यहाँ पर सिक्योरिटी रखनी है। दूसरा, जो यहाँ पर पुअर डेवलपिंग कंट्री, जैसे मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करूं, तो वहां पर बहुत सारे यहाँ पर जो पुअर कंट्री, जैसे सूडान की बात कर लूं, कि केन्या की बात कर लूं, तो बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर अभी भी अच्छी खासी तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव होनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं हो पा रही है। तो अगर भारत की बात करें तो वो सिर्फ ओनली लो मिडिल इनकम कंट्री है। तो एक बार ये भी याद रखिएगा। ओके, तो WTO के द्वारा जो है ना, भारत को जो जिस कैटेगरी में रखा गया है, वो लो मिडिल इनकम वाली कंट्री वाली जो कैटेगरी उसमें है। ओके, तो ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी बेसिकली 4 कैटेगरीज होती हैं। ओके, जो शुरुआत होती है लो इनकम कंट्रीज से। ओके, उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है लो मिडिल इनकम कंट्रीज की, उसके बाद आती है लो अपर इनकम कंट्रीज की, और सबसे टॉपर होती है हाई इनकम कंट्रीज की कैटेगरी की। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जो है ये कैटेगरीज जारी की जाती हैं, और वर्ल्ड बैंक ही इसकी लिस्ट बनाता है प्रॉपर तौर पे, और जो है इसको जारी करता है हर साल। और इसकी जो कैटेगरी है ना, वो हर साल चेंज होती रहती है। ओके, तो भारत की जो कैटेगरी हाल ही में अभी लो मिडिल इनकम यहाँ पर जो कैटेगरी उसमें आ गई है। तो यहाँ पर भारत अकेला एक ऐसा देश है, ओके, जो कि लो मिडिल इनकम कंट्री की कैटेगरी में हो। तो और इसने यहाँ पर वैक्सीन भी डेवलप की है। ओके, अकेला देश है, मतलब इस कैटेगरी में ऐसा अकेला देश है जिसने वैक्सीन डेवलप की है। जैसे मैंने अभी बात की कि जो भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन बनाई, कोवैक्सीन है, वो हमारी इंडिजिनियसली डेवलप वैक्सीन है। तो यहाँ पर इसके अलावा और भी यहाँ पर प्रोसेस जो है जारी है इंडिजिनियसली। 6 और वैक्सीन जो है भारत डेवलप कर रहा है। ओके, अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। और आगे यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि जो रेगुलेटर है, तो यहाँ पर उनको मॉनिटर करना होगा। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ना सेफ और स्पीडी अवेलेबिलिटी हो वैक्सीन की। ओके, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ और स्पीडली मैनर पे अगर अवेलेबिलिटी होती है तो बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव आसानी से हो सकती है। और इसके अलावा जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बारे में, कि इंडिया और साउथ अफ्रीका और इन्हीं के साथ 57 डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी हैं जो भारत और साउथ अफ्रीका का सपोर्ट कर रही है। किस मामले में, तो अभी मैं बताता हूँ। इसके अलावा आगे बात करें, 31 यूएस लॉ मेकर्स एंड 115 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट मस्ट स्टेप अप द प्रेशर ऑन वेल्थी कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, कनाडा, यूएस, यूके एंड यू। तो ये क्यों कह रहे हैं कि इनके ऊपर जो वेल्थी कंट्रीज है इनके ऊपर प्रेशर डालें। ओके, तो यहाँ पर जो ना इंडिया और साउथ अफ्रीका, इन्होंने एक प्रपोजल डाला है WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और इनके प्रपोजल को बैक कर देंगे 57 डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, तो अभी ये प्रपोजल क्या है, ये कह रहे हैं WTO को कि जो जितने भी वैक्सीन की जो IPR है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको वेव ऑफ कर दो वैक्सीन के मामले में, टेम्परेरी वेव ऑफ कर दो। ओके, ओके, वैक्सीन के मामले में और उसके जो ड्रग्स हैं, इक्विपमेंट है, इन सब के मामले में। तो इससे क्या होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है किसी का पेटेंट। ओके, जैसे हमारी भारत बायोटेक ने रिसर्च की, ओके, तो अच्छी अपनी खुद से वैक्सीन डेवलप की, तो उनका पेटेंट है वहां पर उस वैक्सीन में।
इसी तरीके से जिसका पेटेंट हो जाता है ना, तो फिर वो पेटेंट की क्या होती है कि पेटेंट को पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है। ओके, तो उसके बाद वो पेटेंट को बेचता है किसी कंपनी को, कोई बंदा जिसने कोई नई डेवलपमेंट की है, कोई नई खोज की है। ओके, तो उस पेटेंट को अगर वो किसी को बेचता है, किसी कंपनी को, सपोज करो नई वैक्सीन की यहाँ पर पेटेंट किया, उसको किसी कंपनी को बेच दिया, फिर वो कंपनी खरीदेगी। ओके, तो वो हो सकता है बहुत यहाँ पर महंगा उसका कॉस्ट हो जाए खरीदने में ही। फिर बाद में कंपनी उस फॉर्मूले को लेकर जो है ना वैक्सीन की प्रोडक्शन शुरू करेगी। फिर क्या होगा, जब वैक्सीन की जब सप्लाई होगी तो पर कॉस्ट जो एक वैक्सीन होगी उसका ये प्राइस भी जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले ही कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसा पेटेंट खरीदने में दे दिया। ओके, फिर बाद में प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर जब लोगों तक वो चीज पहुंचेगी तो बहुत महंगी हो जाएगी। तो अभी ये जो मौसम चल रहा है ना कोविड-19 का, तो ये इतना फिजिबल नहीं है कि हम वहां पर पूरे वर्ल्ड में ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि इतनी महंगी यहाँ पर वैक्सीन हो जाए कि लोग लगवा ही ना पाए। ओके, तो इसलिए शुरुआत में सरकारें जो है ना ये यहाँ पर कंपनसेट कर रही है किसी भी देश में। भारत सरकार भी अभी शुरुआत में भारत सरकार ने ही यहाँ पर कंपनसेशन दी है। जो यहाँ पर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जो भारत बायोटेक जो वैक्सीन बना भी रहे हैं ना, तो अभी 250 रुपया लगेगा अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपने आप को वैक्सीनेट कर रहे हो। उसमें से 150 रुपया चार्जेस होंगे वैक्सीन के, और 100 रुपया चार्जेस होंगे जो लॉजिस्टिक चार्जेस होंगे हॉस्पिटल के द्वारा। ओके, तो अभी जो 250 रुपया भी है ना, तो ये अभी ये जो हमारे इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर जो हमारी कंपनी जो वैक्सीन बना रही है वो बोल रही है कि अभी हमारा तो खर्चा नहीं पूरा हो रहा 250 रुपये में से, ये बहुत कम है। कम से कम 350 रखो, और अगर 2 डोजेस की आप इकट्ठे बात करो तो उसका 1000 रुपया रखो। तो ये यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जो भारत बायोटेक, इन दोनों का यहाँ पर कहना है। आज भी एक न्यूज आई है, उसके बारे में भी आगे जिक्र करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से चलते हैं आईपीआर। तो भारतीय कंपनी ज्यादातर क्या करती थी, देखो अमेरिका में जब भी कोई नया पेटेंट बनता था, नई दवाई बनती थी, तो उसमें क्या होता था कि एक पेटेंट की जो उम्र होती है वो कम से कम 20 साल तक होती है। 20 साल के बाद वो पेटेंट एक्सपायर होता था। जब वो पेटेंट एक्सपायर होता था तो भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती थी, उसी एक्सपायर वाले पेटेंट को उठाती थी, फिर धड़ाधड़ उसकी प्रोडक्शन जो थी शुरू कर देती थी, जिसके चलते सस्ती दवाइयां भारत में बननी शुरू हो जाती थी। ओके, और सस्ती दवाइयां पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती थी। ओके, तो लेकिन फिर भी यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन उठाना चाहूंगा कि भारत में इतनी सस्ती दवाइयां बनने के बावजूद, ओके, जिसका पेटेंट एक्सपायर हो गया 20 साल बाद, वो वाला फार्मूला उठा के हम जो है ना वैक्सीन बना रहे हैं, तो फिर भी जो है ना मेडिकल स्टोर्स में अगर जाओगे तो बहुत ज्यादा जो है कॉस्ट ली जाती है। जो एमआरपी पे जो कॉस्ट ली जाती है, जो बीच में जो गैप होता है बहुत ज्यादा होता है। ओके, इसके ऊपर भी यहाँ पर गवर्नमेंट सोच रही है। इसी के चलते गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट ने जेनरिक मेडिसिन के लिए अलग अलग अपने सेंटर्स खोले हैं। ओके, तो आप गूगल पे सर्च करें, नेट पे सर्च करें, तो जो गवर्नमेंट ने जेनरिक सेंटर्स खोले हैं तो वहां पर आपको सस्ते दाम पर दवाई मिलेगी। आप वहीं पर अप्रोच करें, आप जिस भी शहर में रह रहे हैं तो आपको सस्ती दवा मिलेगी वहां पर। तो उन सेंटर्स का नाम है जन औषधि केंद्र। ओके, जन औषधि केंद्र, तो वहां पर आप अप्रोच कर सकते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो 57 डेवलपिंग कंट्रीज है, भारत और साउथ अफ्रीका डब्ल्यूटीओ में प्रपोजल दे रहे हैं कि आईपीओ जो है ना, आईपीआर जो उसको वेव ऑफ कर दो। तो अभी जो जो बाकी के रिच कंट्रीज है जिसका अभी नाम मैंने लिया है, तो उनको भी सपोर्ट करनी चाहिए यहाँ पर आके। ओके, उसके अलावा जो आगे बात कर रहे हैं कि अगर आईपीआर होल्डर्स को यहाँ पर उनका वेव ऑफ करते हैं, तो मैंने सारा का सारा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। तो वही बात अभी की जा रही है कि यहाँ पर आईपीआर जो है ना, जिनका पेटेंट है वो अभी उसको वो लॉज आउट कर जाएंगे। अभी इंडिया ये भी चाह रहा है कि यहाँ पर जितने भी आईपी डेवलपर्स हैं, यहाँ पर जिनकी भी यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ओके, तो यहाँ पर जो है ना वो अपना यहाँ पर जो दावा उसको छोड़ दे। ओके, लेकिन यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे भारत बायोटेक वाले हैं, जिस आईसीएमआर के साथ मिलकर उन्होंने वैक्सीन डेवलप की है, उनको आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेरी जो है वेव ऑफ कर दे आईपीआर राइट्स को, सही बात है। लेकिन फिर भी उनको थोड़ा बहुत कॉम्पनसेशन तो दो, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। ओके, दूसरी ओर जो वैक्सीन भी बना रहे हैं फिर भी उनको उनका खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, और उनकी जो रिसर्च थी उसके ऊपर तो उनको कॉम्पनसेशन दो। ओके, तो यहाँ पर अगर वेवियर की डिमांड हो रही है तो वो भी यहाँ पर सही है। लेकिन दूसरी ओर जो भारत बायोटेक वाले हैं तो उनको यहाँ पर कंपनसेशन की भी यहाँ पर कंपनसेशन देने की भी यहाँ बात की जा रही है ऑथर की तरफ से। और इसी के चलते आगे बात करेंगे, जो अमेरिका की गवर्नमेंट है तो उसको आपसी तालमेल बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना अमेरिका की सरकार भी यहाँ पर जो है वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है, जिसका यहाँ पर नाम है ऑपरेशन वार्प स्पीड प्रोग्राम, जिसके तहत बिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना यहाँ पर अमेरिका की सरकार ने लगाए हुए हैं कि वैक्सीन जो है ना बड़ी से बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर स्टोर करके रख लो अपने देश में, और वैक्सीन करते जो है वैक्सीन जो है वैक्सीनेशन जो है वो चलाते रहो। तो जो डेली एवरेज है ना अमेरिका की वैक्सीनेशन करने की, वो 20 लाख है। ओके, 20 लाख डोसेज जो है हर एक दिन जो है अमेरिका की तरफ से दी जा रही है अपने लोगों को वैक्सीन के तौर पर। ओके, तो भारत में सिर्फ अभी एक ही दिन देखने को मिला है, शनिवार का, जब हमने 20 लाख की यहाँ पर जो काउंट है उसको यहाँ पर क्रॉस किया है। लेकिन अमेरिका जो है ना एवरेज निकल कर आ रहा है कि डेली 20 लाख है। तो एक दिन का हो सकता है कि एक दिन वो 30 लाख यहाँ पर डोसेज दे रहा हो,
एक दिन 40 लाख दे रहा हो, तो यहाँ पर एवरेज जो है 20 लाख निकल कर आ रही है। और दूसरी तरीके से आगे बात करें कि हमारे घर पर जो हमारा इंडिया है ना, तो यहाँ पर उनको अभी कोशिश करनी है कि अपनी आउटपुट बढ़ाएं, जो यहाँ पर डिलीवरी है उसको मजबूत करें। खास तौर पे यहाँ पर जो पुअर और रूरल कम्युनिटीज है ना, तो वहां पर पहली अप्रोच करनी है हमने। ओके। और जो आखिर में बात करें कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये क्या होता है, तो सीएसआर क्या होता है, देखो जो सीएसआर रूल्स है ना हमारे यहाँ पर, वो ये कहते हैं कि जो भी कोई भी कंपनी जो पिछले 3 सालों से प्रॉफिट में चल रही है, तो यहाँ पर उस प्रॉफिट का जो है ना 2% हिस्सा जो है ना आपको सीएसआर फंड में देना होगा। तो ये अलग से सीएसआर फंड भारत सरकार ने बनाया हुआ है। तो ये सीएसआर फंड से जो पैसा आएगा, तो ये भी पब्लिक वेलफेयर के लिए ही यूज किया जाता है। ओके। बहुत सारी एनजीओ के द्वारा ऐसा पैसा जो है यूज किया जाता है, हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में। तो यहाँ पर सीएसआर की भी बात कर रहे हैं कि इसको भी चिप इन करो। और साथ ही साथ जो ग्लिचेस आ रहे हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, जो आपके कोविन पोर्टल है या कोविन सॉफ्टवेयर है, ओके, तो यहाँ पर इनको भी रिमूव करना है। ओके, तो पोर्टल भी इसका खुलता है, इसकी ऐप भी है, तो वहां पर भी आप रजिस्टर कर सकते हो कोविन में। तो इसके अलावा जितने भी यहाँ पर जिस भी पैमाने पर आपने वैक्सीनेशन कर दी, उसका रिकॉर्ड रखो सही पैमाने पर। ओके, उनको सर्टिफिकेट इशू करो। जिस जिसकी भी वैक्सीनेशन होगी, जिसको प्रॉपर दो डोजेस वगैरह लग चुकी हैं, तो उनको सर्टिफिकेट इशू कर दो कि ये बंदा क्लियर हो गया। ओके, दोबारा ना आए अभी। तो अभी क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को अभी वैक्सीनेट करना है, तो पहले तो टारगेट यही है कि सभी को एक बार वैक्सीनेट कर दिया जाए, इसलिए यहाँ पर सर्टिफिकेट देना भी अनिवार्य है। तो यहाँ पर हमें बीट करना है कोविड 19 को। तो क्रिटिकल यही बात है कि यहाँ पर कोई भी जो है ना पीछे नहीं रहना चाहिए, हर एक को हमने वैक्सीनेट करना है भारत में। तो चलिए अभी सेकंड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। और सेकंड एडिटोरियल में बात कर रहे हैं फॉर प्लेन इंग्लिश नॉट गोबल ड्यूक। ओके, तो इसका क्या मतलब, क्या कहने का, तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक जजमेंट थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, जिसको कि वापस भेज दिया है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पास। तो कौन से ग्राउंड पे, कौन से बेसिस के ऊपर, कि वो जो है ना जजमेंट समझ ही नहीं आ रही कि लिखा क्या है। ओके, तो ये पूरे के पूरे आर्टिकल में बात की गई है कि जिस तरीके से इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए जाते हैं ना हमारी जजमेंट में, तो वो इस तरीके से अभी सिनेरियो बन चुका है। पिछले ये काफी लंबे समय से ये प्रैक्टिस ऐसी चल रही है हमारी कोर्ट्स में, कि आम जनजाति जो है ना, वो उसको समझ ही नहीं आती कि ये जो वर्डिक्ट है, वर्डिक्ट है क्या। ओके, वो दूसरे से ही हमेशा समझता है और सुनता है कि ये वर्डिक्ट है। तो इसी के चलते यहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का यहाँ पर कोई रूलिंग थी, ओके, तो उसको यहाँ पर वापस दोबारा उनको वापस भेज दिया है कि इसको हमारी समझ से बाहर है कि जज ने लिखा क्या है। ओके, ये समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर लिखी गई है, यहाँ पर कोर्ट की गई है किनके द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़ और एम आर शाह। तो उन्होंने यहाँ पर इसको 3 पैराग्राफ में यहाँ पर जो कोर्ट किया है, जो यहाँ पर हाई कोर्ट की, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट है। ओके, तो अभी सबसे पहली वो बात कर रहे हैं कि ये पेन्स टेकिंग है, मतलब कि बड़ी मेहनत से यहाँ पर पढ़ा है। ओके, कि मतलब क्या लिखा है, कि मतलब क्या क्या चीजें हैं, जो क्या क्या अक्षर जहाँ उनको यहाँ पर उनका इस्तेमाल किया गया इंग्लिश के यहाँ पर नॉर्मल जो लेटर्स है। तो उनका कहने का मतलब है कि इंग्लिश के नॉर्मल लेटर्स को भी यहाँ पर इस तरीके से अरेंज किया गया है कि एक नया अल्फाबेट बनाया जा रहा है। नए जो है ना इंग्लिश के, जैसे ऐसा लग रहा है कि नए अक्षर बनाए गए हैं। तो देखो अक्सर बच्चों को भी ऐसी आदत होती है ना, जैसे कई बार जब एबीसीडी भी लिखे या फिर उनको बोला जाए कि आप कोई पैराग्राफ लिख के बता दो, तो कुछ वर्ड्स वो उनके खुद से ही ऐसे निर्यात हो जाते हैं। जैसे कोई छोटी ई भी डालनी, तो उसको ऐसे घुमा देंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि ई डाला है या कुछ और लिखा है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी सेम वही बात हो रही है कि जो यहाँ पर स्टेटमेंट कोर्ट की गई है जो जजेस के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा, तो वो यही बात कर रहे हैं कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स को ऐसे लिखा है कि जैसे नए अल्फाबेट्स जैसे ना वो बना दिए हो, तो वो हमें समझ नहीं आ रहा। ओके, तो यहाँ पर लैटिन वर्ड्स का यहाँ पर फेवर किया गया है। ओके, ज्यादातर लैटिन वर्ड्स को यूज किया गया है। तो यहाँ पर कोमास इतने ज्यादा डाल दिए हैं और यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है कि कोई सेंस ही नहीं बन रही कि लिखा गया है, समझ नहीं आ रहा। ओके, तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कमेंट करते हैं, सराहना करते हैं सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर इस बेंच की, कि जिन्होंने इसका यहाँ पर निरीक्षण किया, इस चीज के ऊपर फोकस किया और यहाँ पर एक तरीके की चेतावनी दी है। ओके, और इस तरीके का यहाँ पर एक्शन लिया है। तो इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं ऑथर, जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनका। ओके, कि उन्होंने जो भी एक्शन लिया बिल्कुल सही एक्शन लिया। तो यहाँ पर इस तरीके का जो इंसिडेंट है वो एक तरीके से चेतावनी के तौर पर जो है ना यहाँ पर काम करेगा, जो हाई कोर्ट के जज है उनके लिए। जिस तरीके का भी यहाँ पर जो है काम एक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। तो अभी आगे जो बात करें कि कभी जब भी हम यहाँ पर उपचार की बात करते हैं ना, कि मतलब कि कोई पिटीशन किसी के द्वारा डाली गई है किसी मैटर में, तो उसके रिगार्डिंग फिर यहाँ पर जो कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो ऑर्डर पास करते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ इसी पैटर्न को हम ना देखें, यहाँ पर और जो डेफिशिएंसीज उसके ऊपर भी हमें यहाँ पर सोचना होगा। जैसे कि जब सिलेक्शन ऑफ जजेस होता है, कि किस तरीके से यहाँ पर जज जो है उनका सिलेक्शन हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ओके,
तो देखो जो जजेस की सिलेक्शन भी होती है तो इनमें भी इनका कोलिजियम वर्क करता है, खासतौर पे अगर हम कहीं पर भी किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर अपॉइंट कर रहे हैं या फिर जज अपॉइंट कर रहे हैं, ओके। और ऐसे ही हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं और जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, तो यहाँ पर पूरा का पूरा 5 जजों का एक कोलिजियम बना होता है जो कि रूलिंग पास करते हैं कि अभी कौन सी हाई कोर्ट के ऊपर कौन सा चीफ जस्टिस लगेगा, ओके, कौन सी हाई कोर्ट में कौन सा नया जज जाएगा। तो ये एक कोलिजियम के तौर पर ही काम करता है। तो यहाँ पर ना भारत सरकार के द्वारा पिछले कुछ समय पहले एक यहाँ पर कमीशन भी बनाया गया था जिसका नाम था नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ओके। तो यहाँ पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो इसके तहत क्या था, भारत सरकार ने 2014 में ये कमीशन बनाया था कि जो भी ट्रांसफर्स होती है ना एक जज की दूसरी जगह पर, तो ये इस कमीशन के तहत हो। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ही इसको खारिज कर दिया। ये कह दिया कि जो कमीशन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जो है ना जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की उसको खत्म करता है। तो इसी के चलते अभी भी वो कोलिजियम सिस्टम ही चल रहा है। तो इसी तरह की जो खामियां है ना इसको दूर करने की बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारे केसेस पहले भी निकल कर आए हैं, जैसे तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी जिनको की ट्रांसफर करके कहाँ पर लगाया गया, मेघालय में, ओके। तो मेघालय में सिर्फ 3 या 4 बेंच थे वहां की जो हाई कोर्ट थी, लेकिन जो तमिलनाडु जो मद्रास हाई कोर्ट के जो बेंच थे वो 35 से ज्यादा थे, ओके। तो यहाँ पर जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा बेंचेस पे है तो उसको यहाँ पर कम बेंचेस में लगाया गया, तो इसका भी क्रिटिसिज्म होता रहा है क्योंकि कोलिजियम सिस्टम जो है इस तरीके से यहाँ पर काम चलता है। तो ऐसी एफिशिएंसी जो कि बहुत पुरातन समय से यहाँ पर चलती आ रही है, तो जो प्रोफेशन में है इनको भी अभी जो थोड़ा ठीक करना होगा। तो इस प्रक्रिया में भी अभी थोड़ा सा ना ओवरऑल करना होगा हमें। और इसी के चलते जो आगे बात की जा रही है कि एक दिल्ली बेस्ड यहाँ लॉ है जिसका नाम है ज्योति सागर, और उनके अलावा और भी जो इनके साथी हैं, तो ये मिलकर हमेशा जो है ना मांग उठाते रहे, कैंपेन करते रहे कि यहाँ पर जो लीगल प्रोफेशन है, ओके, तो उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करो। जो लीगल रजिस्टर उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करो कि जिस तरीके से आप वर्डिक्ट देते हो, जिस तरीके की आप जो है ना वोकैबुलरी आप यूज करते हो, कि जिस तरीके से आप उदाहरणें देते हो, जिस तरीके से आप एक वर्डिक्ट को रिकॉर्ड करते हो, लिखते हो, ओके, एक अपने पेज के ऊपर अपनी वर्डिक्ट को, तो वो जो आपकी जो क्वालिटी है, वो जो यहाँ पर आपका जो वोकैबुलरी है, इसको थोड़ा सही करो। कहने का मतलब इस तरीके से करो कि आम जनजाति को पता चल जाए कि क्या हुआ, ओके। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी ले रहे हैं अमेरिकन कोर्ट्स की। तो अमेरिकन कोर्ट्स भी अगर एग्जाम्पल यहाँ पर ली जा रही, तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बात करें कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर सिंपल वो लैंग्वेज यूज करे कि जो एक कॉमन मैन को समझ आ सके, ओके। तो वो जो छानबीन भी करती है आर्गूमेंट्स के थ्रू, जब यहाँ पर कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो यहाँ पर जो भी आर्गूमेंट्स पास किए जाते हैं वकीलों के द्वारा, ओके, जो भी दलीलें यहाँ पर उनके द्वारा दी जाती है, जो भी बयान जो है गवाहों के द्वारा लिए जाते हैं, ओके, जो भी यहाँ पर बातें विक्टिम्स के द्वारा की जाती हैं, तो उनको यहाँ पर बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में यहाँ पर जो उनकी छानबीन की जाती है, फिर जो है लीगल प्रिंसिपल्स के हिसाब से यहाँ पर जो है बात की जाती है कोर्ट की तरफ से, और फिर जो है यार बिल्कुल सिमिलर जो ना बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो है वर्डिक्ट इशू करती हैं अमेरिकन की कोर्ट्स, ओके। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करेंगे, स्टैंडर्ड इंग्लिश में उस लैंग्वेज में जो है यहाँ पर वर्डिक्ट इशू करती हैं कि जो है ना आमतौर पे सबको जो है समझ आ जाए। तो इसी एग्जाम्पल की यहाँ पर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन की बात करें कि भारत में भी ऐसा ही चलना चाहिए, ओके। तो इसी तरीके से यहाँ पर बात करें कि जितना भी यहाँ पर जजेस की यहाँ पर जितने भी लेवल के जजेस हैं, ओके, चाहे कोई सेशन जज है, चाहे यहाँ पर कोई चीफ जस्टिस है किसी हाई कोर्ट का, चाहे सुप्रीम कोर्ट का, तो जितने भी लेवल ऑफ जजेस हैं, इसके अलावा जितने भी लॉ ड्राफ्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं लेजिस्लेचर्स के, और इसके अलावा जितने भी लॉयर्स हैं, जितने भी वकील काम कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर सिमिलर अप्रोच जो है ना लैंग्वेज ऑफ लॉ की यहाँ पर अपनाकर चलनी होगी कि सही तरीके से आप जो है ऐसी तरीके से बात करो कि आम लोगों को समझ आ जाए। इस तरीके से ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट को वर्डिक्ट जो है ना उसको बार बार किसी कोर्ट को वापस भेजना पड़े कि हमें समझ नहीं आ रहा आपने लिखा क्या है, ओके। जब समझ आएगी फिर तो हम आगे बोलेंगे ना। अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है कि मेरा ये हाई कोर्ट में ये वर्डिक्ट था, ओके, तो वो हाई कोर्ट से अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने आया, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो वर्डिक्ट पढ़ा तो उनको समझ ही नहीं आया, तो फिर तो वो वापस भेजेंगे, तो ऐसे क्या, इससे डिले हो जाएगा और ज्यादा, ओके। तो जो जो जिसने पिटीशन फाइल की थी उसको जब न्याय मिलना, तो न्याय में बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। पहले डिले चल रहा है क्योंकि जितने यहाँ पर जजेस चाहिए हमारे कोर्ट्स में, जितने केसेस हैं उनके मुकाबले में जजेस की गिनती बहुत कम है, ओके। और अगर ऐसी बातें होनी शुरू हो जाएगी तो फिर कैसे बात बनेगी, ओके। और इसी के चलते जो आगे लास्ट में बात कर रहे हैं कि जो क्लैरिटी और जो कॉम्प्रिहेंशन, तो इन दोनों चीजों को आपको तालमेल इनका बैठाना होगा। तो यहाँ पर गाइडिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। और जो डेमोक्रेटाइजेशन है असेस ऑफ लॉ, इसको आपको प्रमोट करना होगा कि सब जो है ना आसानी से आगे आए, अपने दम पर आगे आए, अपने वर्डिक्ट को खुद सुने, समझें कि क्या यहाँ पर जो है कोर्ट में बात चल रही है, किस तरीके से जजमेंट आया। और यहाँ पर बात करें कि अवॉइडेंस ऑफ एम्बिग्विटी इन वर्डिक्ट्स। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि अस्पष्टता, ओके। तो कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा आप वर्डिक्ट ना दे जिससे स्पष्ट रूप से पता ही ना चले किसी को कि वर्डिक्ट क्या आया है, ओके।
इसके बारे में यहाँ पर बात करें तो ये दूसरी बार हुआ है कि यहाँ पर जो है ऐसी जजमेंट, सेम जज जो है हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर हाई कोर्ट के जो जज हैं, सेम वही जज को जो है यहाँ पर वर्डिक्ट है वापस भेजा गया है, किसी के चलते कि हमें क्लैरिटी नहीं हो रही कि आपने लिखा क्या है। ओके, तो ये दूसरी बार ये इंसिडेंस हो चुका है। और आगे आखिर में जो बात कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर ऐसा जज जो है ना किसी टॉप पोजीशन पर बैठा हुआ है जिसको मतलब राइटिंग मतलब लिखने की भी सेंस अच्छे से नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जुडिशियल अटेंशन चाहिए और जुडिशरी में रिफॉर्म चाहिए, ता जो कि जिस तरीके से भी अपॉइंटमेंट होती है ना जुडिशरी की, उसमें थोड़ा सा अभी संशोधन किया जाए, रिफॉर्म लाए जाए, इसको सही किया जाए। ओके, तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं थर्ड आर्टिकल को। तो यहाँ पर बात करें, व्हेन पास्ट क्राइसिस taught us, what past crisis taught us, government of India has shown political courage by pursuing a fiscal policy focused on expanding capital expenditure। तो यहाँ पर बात करें कि पिछले जो क्राइसिस आ चुके हैं पूरी दुनिया में, एशिया में, तो उसको हमने कैसे टैकल किया, तो उसी के चलते हम जो पैंडेमिक जो है उसको टैकल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीजें नजर आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि पुराने समय में अपना अच्छा खासा हौसला दिखाया, खासतौर पे जो फिजिकल पॉलिसी है उसके मामले में, और जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके मामले में। कहने का मतलब कि खर्चा अच्छा खासा भारत सरकार ने फिर करना शुरू कर दिया। जब भी हमने अपना इतिहास खोलकर हम देखते हैं पुराने समय में, जब भी किसी तरीके का क्राइसिस हमने फेस किया है और जब अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर होना शुरू हो जाता है तो फिर डिमांड बढ़ती है, और साथ ही साथ जो फिजिकल पॉलिसी है उसको भी कंटिन्यू करके चली। तो यहाँ पर वही बात शुरुआत में कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत ने हैंडल किए हैं पहले दो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है। ओके, तो पहले एक एशियन क्राइसिस हो चुका है, दूसरा जो है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुका है, जिसको कि भारत ने फेस किया बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ये 1997 में हुआ था, ये थाईलैंड से शुरू हुआ था। ओके, थाईलैंड में यहाँ पर जो उनकी जो करेंसी थी, ओके, तो उसकी यहाँ पर वैल्यू काफी राइज होनी शुरू हो गई थी। यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर कुछ दुविधा यहाँ पर देखने को मिल रही थी उस जमाने में यूएस डॉलर के मुकाबले। ओके, तो कहने का मतलब ये था कि कुछ ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से ना मतलब जैसे होता है ना कि खुद से यहाँ पर करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू जो है उसको बढ़ा दिया गया या कम कर दिया गया, तो इस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें ये 2007-8 में आया था, जिसमें ये भयानक मंदी आई थी, पूरे विश्व भर में फैल गई थी। भारत का फिर भी इसमें बचाव रहा था, काफी बड़े पैमाने तक भारत बचा रहा था। लेकिन बात करें यूएस, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट यूएस के ऊपर था। उसके बाद यूएस के साथ जितने भी अलाइड कंट्रीज थी उन सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, खासतौर पर जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर तो 50 से ज्यादा जो यूएस के बैंक थे वो दिवालिया घोषित हो गए थे। ओके, मतलब नौकरियां वगैरह चली गई लोगों की। जो शेवरले कंपनी है जनरल मोटर्स की, ओके, वो भी डूब गई। उसको कि बाद में ओबामा प्रशासन ने खुद से यहाँ पर उसका स्टेक खरीदा, 60% स्टेक खरीदा, और उसको थोड़ा सा जिंदा रखा कंपनी को। ओके, बाद में फिर जब पैरों पे दोबारा खड़ी हो गई फिर उसका स्टेक उसने बेच दिया। ओके, सरकार ने बेच दिया। तो इस तरीके से वो उन्होंने यहाँ पर सिनेरियो को संभाला। तो भारत ने भी बड़े अच्छे तरीके से उस समय इसको सही तरीके से संभाला। ओके, भारत ने किसी तरीके के बॉन्ड वगैरह साइन किए ही नहीं। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ ना, जैसे ईटी मार्केट्स का जब मैं डिस्कशन करता हूँ तो वहां पर देखते हैं कि स्लंप आ गया, हमारी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में गिरावट देखने को मिली। क्यों देखने को मिली? क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स उन्होंने पैसा खींच लिया, वो जाकर यूएस बॉन्ड में लगा दिया। तो यूएस में बॉन्ड में यील्ड ज्यादा मिल रहा था, ओके, मुनाफा ज्यादा मिल रहा था, वहां पर लगा दिया। तो ऐसे ही पहले भी ऐसे सिनेरियो चलता था, जो 2007-8 में भी, उससे पहले भी ज्यादातर यूएस की मार्केट के ऊपर ज्यादा बिलीव किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो इसी के चलते वहां पर जो बॉन्ड साइन किए गए तो वो पैसा बाद में उनको उनको वापस ही नहीं हुआ। ओके, इम्पैक्ट पड़ गया क्योंकि बैंक दिवालिया हो गए। ओके, जहां पर पैसा लगाया था वहां से पैसा रिटर्न ही नहीं आया यूएस के पास। तो बहुत बड़े पैमाने पर ये मंदी फैल गई थी 2007-8 में। तो यहाँ पर इसको भी हमने अच्छे तरीके से ट्रीट किया। तो इसी से हमें यहाँ पर सीखने को मिल रहा है, ओके, कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है वो यहाँ पर रिस्पॉन्स निकल कर आ रहा है कोविड-19 के जो क्राइसिस आए, इकोनॉमिक क्राइसिस आए इसके फलस्वरूप। तो उसको उससे हम कैसे टैकल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारी बातें की गई। तो शुरुआत में यहाँ पर 3 बातें यहाँ पर ना कर रहे हैं इस आर्टिकल में। पहली बात जो की जा रही है वो है कि जब हमेशा एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर बढ़ती है, तो एग्रीगेट डिमांड, जब हम वर्ड एग्रीगेट यूज करते हैं तो ये ओवरऑल डिमांड की हम बात करते हैं। इसमें बहुत सारी कमोडिटीज आ जाती हैं। अगर हम सिंपल डिमांड की बात करेंगे तो उसका रिलेशन किसी एक कमोडिटी के साथ होगा। तो यहाँ पर जब भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो यहाँ पर अगर साथ में कोई सप्लाई में चेंज नहीं आया, ओके, कहने का मतलब सप्लाई साथ में नहीं बढ़ी है, तो उस समय क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ओके, जितने भी यहाँ पर दाम होंगे प्राइसेस के, जब सप्लाई चेन यहाँ पर वैसे ही चल रही है जैसे नॉर्मल पैसेज पहले चल रही थी, लेकिन डिमांड उससे उसके मुकाबले डबल हो रही है, तो क्या होगा, चीजें कम है, डिमांड ज्यादा है, तो फिर वही चीज जो ना दुकानदार महंगी बेचना शुरू करेगा, तो उसका फिर महंगी ही वो बिकेगी क्योंकि सबको वो चीज चाहिए। तो जो जितना ज्यादा प्राइस दे देगा वो चीज वो ले जाएगा। और ये 10 रुपए की चीज अगर 20 रुपए में बिके तो आप लगा लो साहब की वहां पर
सप्लाई में यहाँ पर जो है जो क्वांटिटी है उसमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो इसके चलते यहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आता है कि जो हमारा जीडीपी ग्रोथ होती है, ठीक है, उसको अगर हम कंबाइन करते हैं हाई इन्फ्लेशन के साथ, तो इस तरीके से महंगाई बहुत बढ़ जाती है। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो ऐसा रहता है, जीडीपी ग्रोथ भी चलती है साथ साथ, क्योंकि क्वांटिटी की भी सप्लाई साथ साथ में हमें बढ़ानी पड़ती है, लेकिन इतने पैमाने पर नहीं बढ़ा पाते कि डिमांड को जो है ना वो अप्रोच कर पाए। तो देखो, जब सप्लाई बढ़ेगी, कहने का मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है वो अच्छी खासी चल रही है, तो जीडीपी बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन एक्टिविटीज चलेंगी, जो जीडीपी बढ़ेगी तो साथ साथ महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो है मॉनेटरी पॉलिसी काम आती है। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन टैकल करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये 6 मेंबर कमेटी होती है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलते हैं। तो ये फैसला लेती है कि किस तरीके से मार्केट को संभालना है। अगर महंगाई ज्यादा हो गई है तो फिर ये लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, कैश को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हैं मार्केट में से। ओके, ता जो कि पैसा थोड़ा कम जाए, डिमांड थोड़ी कम हो। ओके, तो महंगाई को कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो है ना नई नई पॉलिसीज लेकर आती है जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है। ओके, तो इस तरीके से जो फिजिकल पॉलिसी होती है तो उसके उलट काम होता है। तो फिजिकल पॉलिसी का काम क्या होता है? जो हमारी फिजिकल पॉलिसी को कौन टैकल करता है? भारत सरकार। ओके, फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है? जैसे देखो, डिमांड बढ़ाने की बात करेगी सरकार। जैसे देखो, जो पीएलआई स्कीम निकाली थी भारत सरकार ने, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो उसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज की अच्छी खासी जो ना हमने एक तादाद तैयार करनी है, अलग अलग सेक्टर्स में अच्छी खासी प्रोडक्शन करनी है, तो डिमांड बढ़ेगी इससे। ओके, तो इससे क्या होगा? डिमांड बढ़ती जा रही है तो डिमांड को और बढ़ाना है। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा? फिजिकल पॉलिसी तैयार करके चलती है, पैसा जो है लोगों के हाथ में है। इससे यहाँ पर भारत सरकार, जैसे अगर मैं बात करूं पे कमीशन की, तो लास्ट अभी जो पे कमीशन लगा वो 7वां पे कमीशन लगा है। तो इससे क्या होता है? जितने भी सरकारी नौकरियों वाले होते हैं, खासतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनकी यहाँ पर सैलरीज बढ़ जाती है। तो सैलरीज जब बढ़ेगी, पैसा ज्यादा जाएगा, तो फिर डिमांड बढ़ेगी। वो जाकर कोई सामान खरीदेंगे, कोई डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से फिजिकल पॉलिसी जो है ना भारत सरकार टैकल करती है। आई होप आपको मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी अच्छे से समझ आ गया है। ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा धैर्य रखें, अच्छे से सुने। ओके, और आगे बात कर रहे हैं कि जब एग्रीगेट डिमांड की, हम सिर्फ एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, तो यहाँ पर किसी तरीके की सप्लाई में चेंज नहीं आता है। और दूसरी ओर मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, दोनों की दोनों पॉलिसी एक दूसरे के विरुद्ध में काम करती हैं। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर जो है डिमांड को कम करने की बात करेगी, लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करेगी मार्केट में से। और फिजिकल पॉलिसीज यहाँ पर क्या, इनकम बढ़ाई जा रही है सरकार के द्वारा, पे कमीशन लगाकर। ओके, जो है इसके अलावा और भी भत्ते वगैरह जो है, अलाउंसेस वगैरह दिए जा रहे हैं, ताकि जो कि लोग पैसा खर्चे। तो दोनों एक दूसरे के उलट हो जाते हैं ना फिर इस सिचुएशन में। तो यहाँ पर ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। और इसी के चलते आगे बात करें कि जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक साथ बढ़ती है ना, एक एक पैमाने पर आगे बढ़ती हैं, तो उससे फिर क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज होती है। ओके, तो यहाँ पर फिर प्राइस के ऊपर इतना यहाँ पर ना फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर सप्लाई अच्छी खासी धड़ाधड़ प्रोडक्शन हो रही है, साथ ही साथ डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो प्राइस नहीं बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर ग्रोथ जो है ना बढ़ती जाती है, ग्रोथ जहाँ पर बढ़ती जाती है, लेकिन महंगाई जो है ना इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता, मतलब महंगाई नहीं बढ़ती है। ओके, हाई इन्फ्लेशन का जो दौर वो नहीं बनता, जब सप्लाई का भी मामला साथ साथ रहता है, उसी उसी तरीके से डिमांड को सपोर्ट करता रहता है। तो यहाँ पर माइनस हाई इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमारी कमेटी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिर कंटिन्यू करती रहती है, फिर एज ए सपोर्टिव काम करती रहती है। तो यहाँ पर सपोर्ट करती है डिमांड को पुश करने के लिए। ओके, जो भी यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा डिमांड पुश करने के लिए जो पॉलिसी चली होती है, तो उसको एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा भी सपोर्ट मिल जाती है। तो इसमें क्या करती है, जो हमारी एमपीसी होती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ा देती है मार्केट्स में। ओके, तो यहाँ पर इसको कंट्रोल कैसे करती है लिक्विडिटी को? ओके, अगर हम लिक्विडिटी को हम बात करें कि कम कर दिया, एक बार पैसा खींच लिया, एक बार पैसे की यहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ा दी, तो इसको यहाँ पर किया जाता है जो रेपो रेट होता है। ओके, तो यहाँ पर जो ब्याज दरें होती हैं, तो ब्याज दरें या तो बढ़ा दी जाती है या फिर कम कर दी जाती है। अगर ब्याज दर को बढ़ा दिया गया, रेपो रेट बढ़ा दिया गया, ओके, तो यहाँ पर कोई भी बंदा फिर लोन लेने जाएगा, 100 बार सोचेगा कि नहीं अभी थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा ब्याज दर कम होने दो, फिर ही मैं लोन लेता हूँ। ओके, तो अगर सर अभी जो ऐसी थिंकिंग जब आनी शुरू हो जाती है, तो फिर पैसा लोग कम लेते हैं। जब पैसा ही हाथ में नहीं होगा तो फिर डिमांड कैसे आएगी, खर्चा कैसे होगा? खर्चा होगा तभी तो डिमांड बढ़ेगी ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है, तो फिर वो भी सपोर्ट करना शुरू कर देती है जब सप्लाई भी डिमांड के मुकाबले में साथ साथ चलती है। ओके, तो इस तरीके से फिर लिक्विडिटी बढ़ा दी जाती है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी भी क्या करती है, रेपो रेट थोड़ा कम कर देती है, ब्याज दर कम कर देती है। फिर लोग जाते हैं बैंकों में, लोन लेते हैं, ठीक है, पैसा हाथ में होता है, फिर जो है उसको स्पेंडिंग होती है, डिमांड बढ़ती है, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है वो भी शुरू हो जाती है। और जो हमारी ग्रोथ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब ग्रोथ अच्छी खासी तरीके से फिर आगे जो है ग्रो करती है। और आगे जो बात की जा रही है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। तो यहाँ पर बात करें कि जब भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी
ऐसा खर्चा करती है। ओके, तो यहाँ पर कोई खास इम्पैक्ट जो है ना एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें कोई एसेट्स नहीं क्रिएट किए जाते जब भी भारत सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में फर्क क्या होता है। देखो, जो भी रेवेन्यू भारत सरकार के पास आता है, जैसे जीएसटी से टैक्स इकट्ठा हुआ, इनकम टैक्स से यहाँ पर जो पैसा इकट्ठा हुआ, ओके, तो ये इसके अलावा जो ये सारा का सारा टैक्स रेवेन्यू, ओके, इसके अलावा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब कि जैसे कोई एग्जाम का यहाँ पर एप्लीकेशन निकाली भारत सरकार ने तो उसकी फीस रखी, ओके, तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इसके अलावा जैसे आपके चालान वगैरह होते हैं, जैसे आप बाइक लेकर जा रहे हो, आपके अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, जहाँ पर पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं। ओके, अलग अलग यहाँ पर कैटेगरीज है, अगर हेलमेट नहीं है तो इसका इतना चार्जेस है, तो ये सारा का सारा फाइन है। तो ये भी एक तरह का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो इस तरीके से भारत सरकार के पास रेवेन्यू इकट्ठा होता है। ओके, तो फिर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पर होता है? खास तौर पे ये खर्चा होता है जो एम्प्लॉइज हैं भारत सरकार के। ओके, तो वहां पर उनकी सैलरी देनी है। जैसे मैं यहाँ पर जजेस की बात कर लूँ, ओके, सुप्रीम कोर्ट के, ओके, तो यहाँ पर इनकी सैलरीज भी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनका कोई फायदा नहीं होता है। ओके, ओके, मतलब कि ये सिर्फ जाना ही जाना है, इससे कुछ आना नहीं है। तो कहने का मतलब है, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एसेट्स बनाए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जो बंदरगाहें हैं भारत की, ओके, तो उनका यहाँ पर जो कैपेसिटी है उसको और बढ़ा दिया कि अगर पहले यहाँ पर 15 मिलियन टन का यहाँ पर कैपेसिटी झेल सकते थे, इतना सामान रखा जा सकता था, अब उसको एक्सपेंड करके जो है 25 मिलियन टन तक कर दिया। होगा, तो इस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार उसी यहाँ पर पैसे पैसे को खर्चा कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, एसेट्स क्रिएट कर रही है। सड़कों की यहाँ पर जो है ना, सड़कों को 8 लेन 6 लेन तक जो है यहाँ पर उनको एक्सपेंड कर रही है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एयरपोर्ट्स बना रही है। इस तरीके से यहाँ पर बात करें तो इसका फायदा होगा, इसका क्या फायदा होगा, जो सप्लाई है ना, तो सप्लाई में जो यहाँ पर जिस तरीके की ब्लॉकेज आती है वो नहीं होगी। जैसे अगर हमारे पोर्ट्स अच्छे तरीके से बन जाते हैं, ज्यादा कैपेसिटी होगी, तो जो जो भी सामान बाहर से आता है, ओके, जो भी यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई आती है किसी भी कमोडिटी की, सही समय रहते पहुंचेगी, स्टोर होगी, फिर आगे अगर सड़कों की कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो सही समय रहते आगे पहुंचेगी। ओके, सप्लाई की जो चेन है ना, उसमें काफी ज्यादा योगदान है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो यहाँ पर उससे जो है एग्रीगेट सप्लाई बढ़ सकती है। तो यहाँ पर हमें ना रिफॉर्म लाना होगा। ये जो सप्लाई साइड फ्रिक्शंस रहती हैं, तो यहाँ पर इसको खत्म करना होगा, जो कि महंगाई ना बढ़े। ओके, जब भी महंगाई बढ़ती है उसका रीजन यही होता है कि सप्लाई साइड फ्रिक्शन आनी शुरू हो चुकी है, जो रुकावट जो है वो आनी शुरू हो चुकी है। और जो दूसरी बात यहाँ पर की जा रही है कि जब भी हम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं तो उसका कोई यहाँ पर फायदा नजर नहीं आता। तो यहाँ पर एक तरीके से जैसे मायोपिक आई होती है ना, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 10 में, तो मायोपिक आई होती है कि यहाँ पर हाइपर मायोपिया होता है। तो यहाँ पर मायोपिक कहने का मतलब, जब आप कोई पास की चीज को ही अच्छे से देख पाते हो, दूर की चीज आपको अच्छे से नजर नहीं आती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की यहाँ पर बात करें, और इसके मुकाबले में अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये फार साइटेडनेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दूर की चीज यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से दिखती है। ओके, तो यहाँ पर इसी तरीके से हमें यहाँ पर फोकस करना होगा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके ऊपर, कि जो की यहाँ पर सही तरीके से जो है ना एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी बढ़े, और साथ ही साथ जो सप्लाई चेन है ना वो भी बढ़े साथ साथ में। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो ज्यादा फायदेमंद है। ओके, ज्यादा यहाँ पर सस्टेन अगर हम डिमांड को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की अगर बात करें तो उसमें बढ़ोतरी होती है। अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में बढ़ोतरी होगी तो जॉब ज्यादा क्रिएट होंगी, डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी। अगर जॉब्स क्रिएट होंगी तो इन्वेस्टमेंट्स भी जो है ना वो बशर्ते तौर पर आएगी ज्यादा से ज्यादा अलग अलग सेक्टर्स में। खासतौर पर अगर हम स्टील सेक्टर की भी बात करें या सीमेंट सेक्टर की भी बात करें, ओके, तो कोई भी सेक्टर आप जो है देख सकते हो। देखो, स्टील की यहाँ पर हमें सरिया चाहिए, कोई भी घर बनना है, कोई भी यहाँ पर बिल्डिंग बननी है तो उसके बगैर बन नहीं सकती। तो इस क्षेत्र में भी अगर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जॉब्स ज्यादा क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार के द्वारा ज्यादा किया जा रहा है। और यहाँ पर जो सीमेंट की प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर भी जो जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट बड़े पैमाने पर क्रिएट करनी होगी, अगर अच्छे तरीके से सप्लाई भेजनी है। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार कर रही है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो और आगे यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि जो सब्सिडीज भारत सरकार के द्वारा दी जाती है कुछ अलग अलग सेक्टर्स में, ओके, तो उससे यहाँ पर ना किसी तरीके की अश्योरेंस नहीं मिलती है इनकम की, कि किसी बंदे के पास अगर कोई इनकम आ रही तो वो कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर हम किसी जॉब की भी बात कर रहे हैं, तो अगर सपोज करो किसी सेक्टर में भारत सरकार, कोई सीमेंट का ही सेक्टर है, तो वहां पर भारत सरकार सब्सिडी दे रही है कि आप जो है ना यहाँ पर अपने यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जॉब जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कीजिए, हम आपको सब्सिडी देंगे। ओके, जितने ज्यादा आप जॉब क्रिएट करेंगे, तो इससे जब तक आप सब्सिडी दोगे तब तक वो जॉब रहेगी। जब आप सब्सिडी वापस छीन लोगे, ओके, फिर बाद में जो जॉब है उस बंदे की जो इनकम आ रही थी वो भी चली जाएगी। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, यहाँ पर किसी तरीके से डिमांड को सस्टेन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सस्टेन कहने का मतलब, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब सीधा सीधा यही है कि एक खर्चा ऐसा किया कि जो आपने सब्सिडी दे दी वो चली गई उसकी जेब में।
ओके, जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर उसकी जेब में चलेगी, फिर वो आगे अपने एम्प्लॉयज को दे रहा है, तो वो उसका उसका वो वापस कुछ नहीं आना है। ओके, और उसने कोई आपको कोई ग्रोथ के लेवल पर कोई ज्यादा इम्पैक्ट डालने को आपको मिलेगा नहीं। हालांकि सिर्फ इतना होगा कि डिमांड बढ़ाने बनाने के लिए यहाँ पर ऐसी सब्सिडी आप दे रहे हो, कहाँ जो कि वो पैसा खर्चे आगे जाकर, तो उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट जो है पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, तीसरी जो बात यहाँ पर की जा रही है कि जो कैपेक्स होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। तो बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है अलग अलग अदारों में। जहाँ हम अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें, तो वहां पर भी ज्यादातर प्राइवेट एयरपोर्ट्स जो है वो अडानी जैसे या जो कारोबारी है उनको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। ओके, और इसी के चलते जो हमारी प्राइवेट रेल है, जिसमें अगर बात करूं, जो हमारी तेजस एक्सप्रेस है, तो वे भी प्राइवेट ट्रेन है। ओके, जो कि अलग से जो है कुछ प्राइवेट कंपनीज चला रही है भारत में, तो अभी धीरे धीरे इसको भी एक्सपेंशन की जाएगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती है, बढ़ती है, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो इससे यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो बाहर हो जाता है। ओके, कोई भी ऐसे डायरेक्टली किसी को सब्सिडी के तौर पर पैसे देके कोई प्राइवेट कंपनी काम नहीं करेगी। ओके, तो सरकार यहाँ पर काम करती है, लेकिन इसका भी लिमिटेड फायदा रहता है कि सिर्फ डिमांड बढ़ती है, वो भी थोड़े समय के लिए। दूसरी बात यहाँ पर यही कर रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं कि जितना भी ज्यादा यहाँ पर उधार लेती है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट से, तो उसका यहाँ पर अगर बोले कि सेविंग्स बढ़ जाए कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्षेत्र में, तो यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्षेत्र में सेविंग्स बढ़ने वाली नहीं है। यहाँ पर खर्चा ही खर्चा सीधा। तो यही पैसा अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाया जाए तो सेविंग ज्यादा होगी भारत सरकार की। तो यहाँ पर और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भारत सरकार करती है, तो उससे ग्रोथ बढ़ती है। ओके, इसके इसमें क्या होता है कि जो पूल होता है लोनेबल फंड्स, वो बढ़ता है। मतलब कि लोन आपको मिलना जल्दी शुरू हो जाता है। अगर बैंक के पास जाते हो, कब कहते हो कि मैंने एक होटल बनाना है, तो मुझे यहाँ पर लोन चाहिए, तो होटल बनता है, तो यहाँ पर एक तरीके का वो कैपिटल, एक एसेट बन गया होटल। ओके, तो उसका आने वाले समय में फायदा ही होगा। ओके, अगर वो एज ए होटल नहीं चला तो उसको किसी और चीज में भी तब्दील किया जा सकता है, लेकिन वो एसेट तो रहेगा ना वहां पर। तो इस तरीके से लोनेबल फंड जो है यहाँ पर बढ़ते हैं। ओके, पैसा मिलना ज्यादा शुरू होता है। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, तो अगर आप बोले कि मुझे यहाँ पर लोन चाहिए, मैंने सैलरीज देनी है अपने एम्प्लॉयज को, तो यहाँ पर कम ही लोन मिलेगा इस मायने में। ओके, तो इसके आगे यहाँ पर बात की जा रही है, तो इससे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के यहाँ पर एनेबलिंग होती है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर जितना पैसा उनको चाहिए वो जो है ड्रॉ कर सकते हैं इसी सेम फंड में से, और अपनी जो है इन्वेस्टमेंट जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी के चलते 2015 की एक स्टडी है, तो ये स्टडी का लिंक है, अगर इसको आपने अलग से पढ़ना तो पढ़ सकते हो, लिंक को कॉपी करके। ओके, तो 2015 की स्टडी है, तो यहाँ पर आशिमा गोयल और भव्या शर्मा, तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो कैपेक्स है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लेयर जो फायदा मतलब काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर वैल्यू ऐड होती है हमारी इकोनॉमी में। तो कहा कहा जा रहा है कि अगर 1 रुपए का अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वो 2.4 से 6.5 टाइम जो है ना ज्यादा यहाँ पर हमें फायदा पहुंचाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मुकाबले में। ओके, तो इसके अलावा जो इम्पैक्ट रहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, वो तभी तभी नजर आता है जब पहले क्वार्टर की हम बात करें, कि पहले क्वार्टर को सपोज करो कि नया फिजिकल ईयर अगर 1 अप्रैल से हमारा 2022 का शुरू 2021-22 का शुरू होगा, तो पहले क्वार्टर का जो पहले 3 महीनों का रिजल्ट आएगा, उसमें पता चलेगा भारत सरकार ने इतना खर्चा इधर किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इधर किया। थोड़ा बहुत यहाँ पर फायदा देखने को मिला, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर तक ही देखने को मिलता है, बाद में वो वैनिश होना शुरू हो जाता है, उसका फायदा कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो कैपेक्स एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी रहती है। ओके, यहाँ पर जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी एनहांस होती रहती है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर महंगाई को भी कम करता रहता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर हम बात करें तो। और आगे यहाँ पर बात करें कि 2013 की भी एक स्टडी है, जहां पर सुकन्या बोस और एन आर भानुमूर्ति जो है वो ये चीज बता रहे हैं कि जब भी यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे सपोज करो हमने 100 रुपया खर्चा, तो उससे हमारी इकोनॉमी में 98 और 99 सिर्फ इतना ही ऐड होगा। ओके, और बाकी अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, तो 100 रुपया अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर हम खर्चते हैं, कोई एसेट क्रिएट कर दिया, कोई सड़क बना दी, कोई पुल कुछ भी बना दिया, तो इससे हमारी इकोनॉमी को यहाँ पर 245 रुपीज जो है वो ऐड होते हैं, इतनी वैल्यू ऐड होती है। तो इसी एक ही साल में। ओके, और इसके अलावा अगर और सालों की बात करो, तो वो 480 रुपीज की यहाँ पर एवरेज बात कर रहे हैं कि आने वाले और सालों में हमारे एक बार का जो खर्चा हुआ है 100 रुपया, वो इतने पैसे जो है उसको वैल्यू ऐड कर सकता है, इतना पैसा जो है जनरेट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर भारत जब यहाँ पर डेवलपमेंट की स्टेज के ऊपर आगे बढ़ रहा है, ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसी चीज जिसके ऊपर पॉलिसी मेकर्स को खास ध्यान देना चाहिए, और बहुत ही समझदारी से ना यहाँ पर पैसा स्पेंड करना चाहिए। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आप कर रहे हो, तो जो टैक्स पेयर्स की मनी है, ओके, जो जीएसटी से पैसा इकट्ठा हुआ है, जो यहाँ पर नॉन टैक्स से पैसा इकट्ठा हुआ है, जो इनकम टैक्स से पैसा इकट्ठा हुआ है, तो ये पैसा बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही हम वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसको भी बहुत समझदारी से कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत भी आपको जो है इन्वेस्ट करना होगा।
अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भारत की जितनी भी कुल आबादी है उसमें से कितने परसेंट लोग जो है जो अपना इनकम टैक्स पे करते हैं। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 2008-9 में, तो वहां पर उस समय भारत सरकार में क्या किया था इसमें, तो 27% यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया था और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर दिया था 4.83% के हिसाब से 2008-9 में, अगर हम कंपेयर करें पिछले सालों से तो। और इसके अलावा जो फार्म लोन वेवियर के तहत जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया गया, जिसका की फायदा खास तौर पर जो अमीर फार्मर्स थे उन्हीं को मिला। ओके, जो गरीब फार्मर जिनके लिए एक्चुअल में ये फार्म लोन वेवियर था उनको मिला ही नहीं। तो यहाँ पर देखा गया कि बहुत बड़े पैमाने पर प्रबल तौर पर जो है यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भारत सरकार के द्वारा जो है अभी किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर फोकस मायोपिक फोकस है, मतलब सिर्फ पास पास के नजरिए से ही देखा जा रहा है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भारत सरकार खर्चती है। ओके, सिर्फ जो दूर का यहाँ पर जो सिनेरियो ना उसको यहाँ पर समझा नहीं जा रहा है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की हम बात करें, तो इसकी अगर बात, ये होता क्या है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो कहने का मतलब है कि एक साल में आपने कितना फिक्स्ड कैपिटल जो है फॉर्म किया है। तो फिक्स्ड कैपिटल जैसे कोई प्लांट हो गया, कोई मशीनरी आपने इंस्टॉल की है तो वही आपका फिक्स्ड कैपिटल है। ओके, इसके अलावा कोई आपने स्कूल खड़ा कर दिया, कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी, कोई होटल खड़ा कर दिया, कोई यहाँ पर पुल खड़ा कर दिया, कोई सड़कें बना दी, तो ये सभी के सभी जो है ना आपके फिक्स्ड कैपिटल है, जो हिलने वाले नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इस यानी ऐसी सब चीजों को हम बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, की पूरे भारत लेवल पर कितना यहाँ पर जो है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म किया गया है। तो उसकी जीडीपी के हिसाब से परसेंटेज निकाली जाती है। ओके, तो यहाँ पर जीडीपी जितनी भी हमारी होती है उसका परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर उसकी वैल्यू लगाई जाती है कि इतनी वैल्यू के हमने स्कूल, सड़कें, ओके, यहाँ पर जो प्लांट वगैरह हमने लगाए हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर बात करूं टोटल जो कुल जीडीपी है भारत की, तो अभी वो 200 लाख करोड़ के ऊपर की जीडीपी है, तो उसी का आप 35% निकाल लो। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी सिर्फ और सिर्फ जो है पास पास के नजरिए से देखा जा रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर, जिसके चलते जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था, जहां पर की कैपिटल एक्सपेंडिचर होना था, तो वहां पर जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसकी निकाले तो वो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, जहां पर 35%, 35.8% था 2007 में, तो अभी गिरकर जो है 31.3% आ गया 2013 में। ओके, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में गिरावट देखने को मिली लगातार, कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं लाया गया, ना ही यहाँ पर जो रिफॉर्म पहले थे उनको यहाँ पर उसमें इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया, कि कोई ऐसा यहाँ पर क्लाइमेट नहीं बनाया गया कि जो प्राइवेट लोग आकर जो है इन्वेस्टमेंट करें एसएमईज में, जो खासतौर पर हमारे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है वहां पर, तो वो यहाँ पर स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर डिमांड क्लैश हो गई। ओके, पहली बात तो ये इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो इसलिए सामान नहीं बना पा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर जो बोझिल रेगुलेशन इनके ऊपर डाल दी गई जिसके तहत यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो 2013 तक का जो सिनेरियो ना अभी उसका यहाँ पर हम स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं अभी। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि जो एक्सेसिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चलता रहा भारत सरकार के द्वारा होता रहा, जिसके चलते क्या हुआ कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो भी बढ़ता गया। ओके, तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि देखो, जो भी भारत सरकार खर्चा करती है ना, जो भी रेवेन्यू से पैसा इकट्ठा होता है भारत सरकार को टैक्स या नॉन टैक्स के रूप में से, तो उस खर्चे जितना यहाँ पर खर्चा करना होता है ना, तो जितना यहाँ पर अमाउंट इकट्ठी होती है भारत सरकार के पास रेवेन्यू के तौर पर, उसमें बहुत फर्क रहता है। तो खर्चा हमेशा भारत सरकार को ज्यादा करना करना होता है, जिसके तहत वो पैसा पूरा नहीं पड़ता, और भारत सरकार को मार्केट से उधार लेकर जो है ना अपना खर्चा जो है उसको पूरा करना पड़ता है। तो हर साल जो है भारत सरकार जब नया बजट लाती है तो हर साल मार्केट से उधार लेकर जो है काम चलाती है। तो जब भी हर साल हम मार्केट से उधार लेते हैं तो उनको हमने ब्याज की किस्तें भी मोड़नी होती हैं। ओके, तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर ना बहुत सारा पैसा चला जाता है कि इस तरीके से मार्केट का ब्याज उतारते उतारते, तो इस तरीके से फिजिकल डेफिसिट हमारा हर साल बढ़ता जाता है। ओके, तो घाटा जो हमारा एक साल का जो वित्तीय घाटा होता है वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, अभी ये 9.5% तक चला गया है। ओके, तो अभी इस साल के बजट में इसको टारगेट रखा है कि 2025-26 तक इसको 4.5% ऑफ जीडीपी तक लेकर आना है। और इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादातर खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर कर दिया गया, जिसके तहत यहाँ पर कोई एसेट नहीं क्रिएट किया गया। ओके, अगर एसेट्स क्रिएट किए होते तो अभी कुछ फायदा देखने को मिल रहा होता। तो अभी 2007 में जो फिस्कल डेफिसिट 2.5% ऑफ द जीडीपी था, तो अभी बाद में ये 4.5% ऑफ जीडीपी हुआ 2018 से लेके 13 तक। बाद में ये पीक पर गया 6.5% इन 2009, जब यहाँ पर फार्म लोन वेव किया गया। उस समय यहाँ पर काफी यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, मार्केट से काफी लोन उठाकर यहाँ पर जो था यहाँ पर जो किसानों का कर्जा माफ करने के लिए पैसा किसानों को दिया गया। तो इससे यहाँ पर आगे यहाँ पर बात करें कि जितना यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हुई विदाउट एनी इंक्रीज इन डोमेस्टिक सप्लाई, इंपोर्ट एक्सेलेरेटेड व्हाइल एक्सपोर्ट्स रिमेन एनामिक एंड इन्फ्लेशन स्वेल्ड। तो इतना ज्यादा यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते यही क्या हो गया कि ज्यादातर यहाँ पर कोशिश की गई थी भारत सरकार के द्वारा डिमांड बढ़ाई जाए। ओके, डिमांड को इंक्रीज किया जाए, लेकिन दूसरी ओर डोमेस्टिक सप्लाई को नहीं बढ़ाया गया, जिसके तहत क्या हो गया, इंपोर्ट बढ़ते गए। ओके, जो यहाँ पर जो जो जरूरी चीजें हमारे लोगों को चाहिए होती तो उसके चलते इंपोर्ट को हमने फोकस कर दिया। ओके, तो जिसके चलते महंगाई भी जो थी बढ़ती गई, साथ साथ में एक्सपोर्ट हमारे गिरते गए।
तो यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट की भी बात करें तो यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है? ये भी यही होता है कि जितना पैसा एक्सपोर्ट से हमारे पास आया है, जो चीजें हमने बाहर बेची, बाहर के मुल्कों को सप्लाई की, उससे हमें हमारे पास आया है, उसके मुकाबले में जो पैसा हमारा गया है बाहर की मार्केट में इंपोर्ट करते हुए, अगर बाहर से कोई सामान हमने भारत में खरीदा तो वहां पर हमने पैसा बाहर की इकोनॉमी को दिया है और इंपोर्ट किया है। और अगर यहाँ से कोई सामान गया तो यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया और बाहर का पैसा हमारी इकोनॉमी में आया। तो इसमें जो फर्क रहेगा उसको हम यहाँ पर बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। कब कहेंगे? जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा पैसा ज्यादा बाहर गया होगा और इंपोर्ट ज्यादा होगा, उस समय हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहेंगे। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ होगा हम तब कहेंगे कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है। तो करंट अकाउंट सरप्लस अभी देखने को तो मिला नहीं भारत के क्षेत्र में, तो करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहता है। तो ये भी बढ़ता गया है कि तो यहाँ पर 1% था जीडीपी का 2006 में, तो ये 4.8% हो गया 2012 में। इसके अलावा जो रुपीस की बात करें तो ये भी डेप्रिशिएट होता रहा बहुत बड़े पैमाने पर धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर 44 रुपीस था अगेंस्ट यूएस डॉलर, ये अगस्त 2011 की बात करें तो अभी अगस्त 2013 में यहाँ पर शार्प राइज देखने को मिला, जहां पर वैल्यू डिक्रीज होगी हमारे रुपीस की, तो 68.80 के आसपास चलेगी 2013 तक। तो यहाँ पर 56% करेंसी डेप्रिसिएशन हुई थी इन कुछ सालों के अंदर अंदर ही। ओके, तो यहाँ पर पहली बार हुआ था 1991 के बाद ऐसी डेप्रिसिएशन देखने को मिली हो। तो यहाँ पर अगर बात करें भारत के 10 ईयर जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड होते तो ये भी बढ़े। ओके, 5% इन 2008 टू 9% इन लेट 2013। तो बॉन्ड यील्ड क्या होता है? जैसे भारत सरकार बॉन्ड इशू करती है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तहत, जब मार्केट से पैसा उठाती है तो सही अच्छी खासी फिर रिटर्न भी देनी पड़ती है। तो जो यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ता है तो वो भी बढ़ाना पड़ा भारत सरकार, क्योंकि मार्केट से पैसा भी चाहिए। अगर अच्छा इंटरेस्ट नहीं दोगे तो मार्केट पैसा नहीं देगी। और आगे बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, इसकी महंगाई की। ओके, तो यहाँ पर हर एक यहाँ पर कमोडिटी के हिसाब से हम ना यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस देखते हैं कि कंज्यूमर को कितने दाम तक कोई चीज मिल रही है, तो उस हिसाब से उसका प्राइस इंडेक्स बनता है। हर एक कमोडिटी की हम जो है यहाँ पर इन्फ्लेशन महंगाई नापते हैं। तो महंगाई हमेशा जो है ना कंज्यूमर सीपीआई के तौर पर नापी जाती है, ना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अभी इसमें भी शार्पली जो है ना यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है महंगाई में। तो यहाँ पर 6.4% थी 2007 में, तो अभी 8% से ऊपर चल रही है हर एक साल। 2008 से लेकर 13 तक चली। उसके बाद 12.2% के हिसाब से नवंबर 2013 की बात करें कि इस तरीके से यहाँ पर जो है महंगाई बढ़ती गई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मामले में। तो यहाँ पर बाद में मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी टाइट की गई, तो जिसके तहत थोड़ा सा यहाँ पर जो था ना सही देखने को मिला सिनेरियो। उसके बाद बात कर रहे हैं कि 2.8 28.4 20.8 एंड 16.7% इंक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर पैडी। 2007-8 में, 8-9 में और 9-10 में लगातार इतनी वृद्धि जो थी यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस में भी की गई। तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, यहाँ से भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। ओके, देखो भारत सरकार जो भी अनाज खरीदती है ना, जिन जिन राज्यों से भी खरीदती है, जहां पर एमएसपी देती है कि अगर आपने यहाँ पर 1 क्विंटल गेहूं दिया तो उसके प्रति आपको ना 1 क्विंटल के पीछे 1800 रुपए का रेट लगेगा। तो उस हिसाब से देख लो कितने बड़े पैमाने पर भारत सरकार जो है माल उठाती है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन होती है फार्म प्रोडक्शन वो उठाती है, तो कितना पैसा जाता है। ओके, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वृद्धि की गई। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर जो वीट की बात करें तो उसका भी डाटा आपके सामने 30.8%, 17.6%। ओके, इसके अलावा अलग अलग ईयर्स में ये वृद्धि देखने को मिली, तो अभी भी बढ़ती जा रही है, जिससे यहाँ पर महंगी जो चीज है ना और महंगी होती जा रही है। और इसी के चलते बात कर रहे हैं कि जो नॉन फूड इन्फ्लेशन थी ना वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी 2013 तक। ओके, नॉन फूड इन्फ्लेशन जहां पर फूड के अलावा जितनी भी कमोडिटी आ जाए, तो यहाँ पर जीरो थी 2009 में, तो यहाँ पर 796% के हिसाब से 2010 11 12 में बढ़ी है। ओके, तो यहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हो कि भारत सरकार यहाँ पर डिमांड बढ़ाना चाह रही थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके, जिसके तहत यहाँ पर स्टैटिक सप्लाई जो थी वो यहाँ पर सप्लाई जो थी ना वो रुकी हुई थी। अगर यहाँ डायनामिक सप्लाई होती तो सप्लाई भी उस पैमाने पर बढ़ती जिस पैमाने पर डिमांड बढ़ी है, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन ना बढ़ती, महंगाई ना बढ़ती। तो यहाँ पर तेहरी मार पड़ी है। ओके, दोहरी मार भी नहीं, तेहरी मार यहाँ पर पड़ी है। एक तो यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया, दूसरा महंगाई बढ़ गई, तीसरा हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप आ गया 2013 का मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस। तो मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस ये भारत के लेवल तक ही था। ओके, तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में क्या फर्क होता है? और आखिर में जो बात की जा रही है कि ये सभी पॉइंट्स जो है हमें अभी देखने होंगे, जिन जिन को भी पॉइंट्स को हमने अभी डिस्कस किया है ना, इनके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से नजर बनानी होगी। एक ऐसा विट्रस जो साइकिल है वो हमें बनाना होगा कि ताकि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा आगे आए। ओके, तो यहाँ पर लीडिंग वे में वो ही आगे बढ़े। अमेरिका जैसा मुल्क है ना, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के दम पर ही वो आगे इतना बढ़ पाया। वहां पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं तो वहां भी उनको भी यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की कंपनीज बोलते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल लू बोइंग की,
तो बोइंग जो है यहाँ पर विमान बनाता है अमेरिका के लिए, तो लड़ाकू विमान भी वो बनाता है और भी बहुत सारे तरीके के विमान वो बनाता है। ओके, तो यहाँ पर उसको भी नेशनल सिक्योरिटी का यहाँ पर कंपनी मानी जाती है, हालांकि वो प्राइवेट ही है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर सिनेरियो, इस तरीके से उनकी थिंकिंग है। तो यहाँ पर भी वही बात करें कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आगे लाना होगा, मैन्युफैक्चरिंग में रिफॉर्म्स लाने होंगे, यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स को हमें क्रिएट करना होगा ज्यादा से ज्यादा आने वाले समय में, ता जो कि साथ साथ में जो एग्रीगेट डिमांड जो है ना वो भी बढ़े, और दूसरी और सप्लाई जो है वो भी बढ़े। तो इस जो आर्टिकल के जो राइटर हैं वो भारत के ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। तो मुझे इनका नाम बताइए, जो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उनका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज की। तो यहाँ पर जो पहली खबर है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, जिनका नाम है अदर पूनावाला। तो ये बात कर रहे हैं कि वैक्सीन मेकर्स को ना अलाउ कर देना चाहिए कि वो यहाँ पर किसी तरीके की प्राइस रेस्ट्रिक्शंस के बिना जो है ना अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें। ओके, तो देखो अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैंने बात भी बोली थी कि 250 रुपए का चार्ज अभी लगाया गया कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में से आप वैक्सीन करवाते हो अपने आप को, तो उसमें से 150 रुपया वैक्सीन का चार्ज है, 100 रुपया लॉजिस्टिक जो यहाँ पर फीस होगी हॉस्पिटल की, जो यहाँ पर हॉस्पिटल वसूलेगा। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे इंस्टीट्यूट थे, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो वैक्सीन बना रही है, तो वो कह रही है कि 250 रुपये में भी हमारा खर्चा तक नहीं पूरा हो रहा, इसको आप 350 तक करें और बढ़ाएं। ओके, अगर 2 डोजेस की अगर आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पर कम से कम 1000 रुपया उसका रखा जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं ये भी जो सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, कि ये जो प्राइस रेस्ट्रिक्शन है ना, इससे परे हटकर हमें आप काम करने दो तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री को आप इंसेंटिव दो किसी ना किसी तरीके की, जो हमारी वैक्सीन इंडस्ट्री है, ताकि जो कि अच्छे तरीके से ग्लोबल लेवल पर हम जो है कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे जो है अपनी वैक्सीन को उतार सकें। साथ ही साथ वैक्सीन मेकर्स को यहाँ पर अलाउ करें कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें। और सबसे बड़ा जो रिस्क है यहाँ पर, खासतौर पर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऊपर है, वो ये है कि यहाँ पर जो वैक्सीन के ट्रायल जो आ रहे थे, जो यहाँ पर वैक्सीनेशन के ट्रायल हुए थे अलग फेसेस में, जहां पर कुछ चुनिंदा लोगों को पकड़कर जिनको कोरोना वायरस था उनके ऊपर टेस्टिंग की गई, फिर बाद में जो है ट्रायल का यहाँ पर जो पास हो जाता है ट्रायल, फिर उसको यहाँ पर परमिशन मिलती है कि आप जो है वैक्सीन को बाजार में उतारिए और जो लोगों को वैक्सीन लगानी शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा रिस्क यही है कि वैक्सीन ट्रायल पूरे होने से पहले ही हमने यहाँ पर वैक्सीन के भंडार खड़े कर दिए, अपने यहाँ पर भंडार भर कर रख लिए। तो अगर सपोज करो वैक्सीन ट्रायल फेल हो जाता है, तो फिर जो भंडार इन्होंने ऑलरेडी बना दिए तो वो कहाँ जाएंगे? तो ये सबसे बड़ा रिस्क जो है यहाँ पर बोल रहे हैं सेक्टर में हमारे पास अभी है। और यहाँ पर ऐसा सही अभी प्लान कर रहा है कि नए फ्रंटियर्स की ओर और जो है यहाँ पर नई एंटीबॉडीज की ओर जो है काम करे, वैक्सीन जो है डेवलप करे। अभी जब देख रहे हैं हम कि कोरोना वायरस के नए यहाँ पर वेरिएंट्स निकल कर आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो काम कर रहा है। तो ये है सीईओ एस आई आई, जो एस आई आई है वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। ओके, तो दुनिया की 60% से ज्यादा जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही है वो इसी के द्वारा हो रही है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, ये जो कंपनी है भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये प्राइवेट है क्या सरकारी है? और आगे जो न्यूज है फ्रंट पेज में से, तो यहाँ पर बात करें एक वैजय नाम का यहाँ पर एक यहाँ पर पुलिस कर्मी है, जिसके कि यहाँ पर लिंक नजर आ रहे हैं कुछ यहाँ पर कंपनीज के साथ। तो यहाँ पर जो एनआईए है, हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो यहाँ पर वो नजर बनाई रख रही है, तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया है कल का। तो यहाँ पर अभी मुद्दा क्या है? मुद्दा ये था कि अभी अ, कुछ दिनों पहले जो अंबानी का घर है एंटीलिया, ओके, मुंबई में, तो उसके बाहर एक विस्फोटक से भरी एक एसयूवी पाई गई थी। तो जिसमें यहाँ पर एक लेटर भी लिखा था, जिसमें थ्रेट दिया गया था मुकेश अंबानी के खिलाफ। तो उसी की अभी कार्रवाई चल रही है। बाद में उसी एसयूवी का मालिक जो है वो यहाँ पर जो है डेथ जो है पाया जाता। तो अभी ये और मामला बिगड़ गया, तो अभी 12 दिन की कस्टडी में इसको ले लिया गया, सचिन वैसे को। ओके, मुंबई पुलिस का यहाँ पर ये पुलिस कर्मी है। ओके, तो इसके चलते, इसके अलावा जो बात की जा रही है कि इसके लिंक जो है ना यहाँ पर तिहाड़ जेल से यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसको ऑपरेट किया जा रहा है। तो एक टेलीग्राम ऐप का मैसेज मिला है। ओके, जो भी यहाँ पर नए बंदे पकड़े हैं, जैसे ये वजह को पकड़ा गया, तो यहाँ पर तिहाड़ जेल से जो था, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थी यहाँ तक आ रही थी। तो यहाँ पर जो फेक नंबर प्लेट लगाकर अंबानी के घर के बाहर ही जो था, ये विस्फोटक से भरा हुआ, यहाँ पर गिलेटिन स्टिक से भरी हुई जो वैन थी, एसयूवी थी, उसको खड़ा किया हुआ था। यहाँ पर मुद्दा यही था कि यहाँ पर कोई ना कोई ब्लास्ट होना था। और आगे जो खबर, तो यहाँ पर बात करें विप्रो की, तो विप्रो जो है ना यहाँ पर $1 बिलियन जो है वो रेस करेगा। तो यहाँ पर जो इन्होंने अभी हाल ही में कैपको डील की है, तो कैपको यहाँ पर ये ब्रिटेन की कंपनी है एक। ओके, तो ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डील करती है। तो इसका यहाँ पर जो इसको खरीदना है। ओके, तो यहाँ पर फंड चाहिए, तो जिसके तहत यहाँ पर ये पैसा रेस करेंगे ओवरसीज, जो बाहर के यहाँ पर जो ऑफशोर बॉन्ड्स हैं, जो ऑफशोर इलाके हैं वहां से। तो इनको जब इकट्ठा किया जाएगा, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो फॉरेन बैंक से, ठीक है, तो उन्हीं से पैसा उधार लिया जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स के बेसिस के ऊपर और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। ओके, तो दोनों के यहाँ पर मिक्स के तौर पे ये काम करेंगे, शॉर्ट टर्म लोन भी लेंगे और लॉन्ग टर्म लोन भी लेंगे। तो शॉर्ट टर्म लोन की विधि विधि जो है मैक्सिमम कितनी होती है? वो 6 से 12 महीने की यहाँ पर मेच्योरिटी होती है शॉर्ट टर्म लोन की। ओके, इसके अलावा जब बात करें लॉन्ग टर्म लोन की, तो वो 1 साल से अगर ज्यादा एक्सीड कर जाए। ओके,
तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ये फैसिलिटी लेंगे यहाँ पर लोन्स की, तो उसको दोबारा यहाँ पर रीफाइनेंस करने की भी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मेडल बॉन्ड सेल भी कर सकते हैं, कुछ जिनका जो स्टॉक है उसको बेच भी सकते हैं आगे आने वाले समय में, जिसके तहत ये पैसा जुटा सकते हैं। ओके, अगर सही तरीके से इनको यहाँ पर फंड रेज नहीं हुआ, तो यहाँ पर मेडल बॉन्ड की जो सेल भी होगी, तो यहाँ पर $750 मिलियन जो है यहाँ पर ये रेज कर सकते हैं आने वाले 3 और 5 सालों की मेच्योरिटी के अंदर अंदर। तो ये जो है लॉन्ग टर्म बॉन्ड हो गया। ओके, लॉन्ग टर्म लोन हो गया। तो यहाँ दोनों का मिक्स भी जो है यहाँ पर यूज करेंगे ऑफशोर फंड्स को यूज करने के लिए और एग्जिस्टिंग कैश को यूज करने के लिए। तो कह रहे हैं कि ऑफशोर मनी अगर लेते हैं, फॉरेन बैंकों से मनी लेते हैं, सस्ती पड़ेगी। ओके, और जो यूएस ट्रेजरी बेंचमार्क, तो यहाँ पर वो भी बढ़ता जा रहा है 1.64%। कहने का मतलब ये अगस्त 2020 से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जो यूएस ट्रेजरी में जो यूएस बॉन्ड इशू कर रहा है, ओके, तो उसमें भी काफी जो है फायदा देखने को मिला है इन्वेस्टर्स को। ओके, तो उससे ऐसा है कि ज्यादातर जब भारत में भी अभी 2 हफ्ते पहले 10,000 करोड़ रुपया निकाला गया था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा, और इसको इन्वेस्ट किया गया था यूएस बॉन्ड में ही, कि वहां पर अच्छा खासा जो था यहाँ पर यील्ड देखने को मिल रहा था उनको। तो ये ऐसा सिर्फ भारत की मार्केट के साथ नहीं हुआ, एशिया की तकरीबन जितनी भी मार्केट्स हैं उन सभी इन्वेस्टर्स ने भरोसा जताया यूएस की मार्केट के ऊपर ही, तो वहां पर ही उन्होंने बॉन्ड जो है खरीदे हैं, वहां पर ज्यादा यील्ड देखने को मिला। तो वहीं इसी के चलते बात कर रहे हैं कि सस्ता लोन हमें मिलेगा। तो इसी के अलावा जो आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर हम 2018 की पीक की भी अगर बात करें, तो उसके मुकाबले में हमें सस्ता लोन जो है अभी अवेलेबल हो रहा है। और आगे जो न्यूज था यहाँ पर बात करें आल कार्गो की, तो ये आल कार्गो एक कंपनी है जो कि जो कॉन्कर का स्टेक ना उसके ऊपर नजर गड़ाई रख रही है। मतलब कि भारत सरकार की एक यहाँ पर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो आप देख रहे हो रेलवे में कंटेनर्स जाते हैं ना, कुछ रेलगाड़ियां ऐसी जाती हैं जिनके ऊपर सिर्फ कंटेनर्स लोड होते हैं, ऐसे कंटेनर्स ऐसे दिखते हैं ये कंटेनर्स। ओके, जो कि यहाँ पर शिप्स के ऊपर लोड होते हैं। जब भी माल शिप्स के थ्रू हमारे पोर्ट्स पर पहुंचता है, तो फिर कुछ गाड़ियों के ऊपर ये माल रखा जाता है, और कुछ पोर्ट्स तो डायरेक्टली लिंक होते हैं रेलवे लाइंस के साथ। तो यहाँ पर रेलगाड़ियों के ऊपर भी ऐसे कंटेनर्स रखे जाते हैं। तो इसके तहत एक अलग से यहाँ पर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो काम करता है इन सभी अदारों के लिए। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कॉन्कोर बोलते हैं। ओके, तो कुछ रेलवे स्टेशन आपने देखे होंगे जहां पर कॉन्कोर कॉन्कोर करके लिखा होता है। ओके, तो अभी इसका स्टेक भारत सरकार जो है बेचने जा रही है। इसका 30% स्टेक जो है इसको बेचेगी। सरकार क्यों बेच रही है ऐसे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स? तो इसलिए बेच रही है कि सरकार को पैसा चाहिए। सरकार सभी ऑलमोस्ट जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो लॉस में चल रहे हैं, उनको बेचकर यहाँ पर उनको मोनिटाइज करना चाह रही है। ओके, तो यहाँ पर पैसा चाहिए सरकार को किसी ना किसी तरीके से, तो इसलिए इसका 30% स्टेक बेचेगी। तो ये जो आल कार्गो कंपनी है, तो ये एक तरह का राइवल ही है ये यहाँ पर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तो यही यहाँ पर नजर गड़ाई रख रहा है कि ये खरीदेगा। ओके, 30% स्टेक अगर खरीद लेता है, तो ये 13 मेजर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इस कंपनी के। ओके, यहाँ पर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 13 मेजर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और यहाँ पर अगर बात करें पूरे कंटेनर बिजनेस की, तो उसमें आल कार्गो का यहाँ पर जो है ना टोटल रेवेन्यू 5वें नंबर पर आता है। ओके, आल कार्गो का। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक के मामले में ये काम करता है, और अच्छा खासा यहाँ पर चंक जो है यहाँ पर लेने की यहाँ पर जो है सोच रहा है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। और आगे जो न्यूज़ है वो भी फ्रंट पेज में से। तो यहाँ पर बात करें परपेचुअल बॉन्ड्स के बारे में, तो अभी हाल ही में सेबी के द्वारा जो हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो उसने एक नया डायरेक्टिव दिया है म्यूचुअल फंड्स के मामले में, कि म्यूचुअल फंड्स जो है ना अभी उनको वो जो परपेचुअल बॉन्ड के थ्रू जो है अपनी वैल्यूएशन करेंगे। तो परपेचुअल बॉन्ड में होता क्या है, यहाँ पर कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती। तो इस मेच्योरिटी डेट को यहाँ पर अभी 100 ईयर्स का मेच्योरिटी डेट अभी कहा जा रहा है सेबी के द्वारा। ओके, तो अभी वैसे यहाँ पर अगर देखो किसी भी तरीके का अगर बॉन्ड हो, उसकी मेच्योरिटी डेट 100 साल तक अगर आप कर दोगे, तो यहाँ पर भरोसा उठना शुरू हो जाएगा, लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैच्योरिटी डेट का मतलब होता है कि वो एक ऐसी डेट जिस डेट को जो है जितना भी इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, जो भी यहाँ पर प्रमोटर है, जो भी कंपनी का यहाँ पर बड़ा शेयर होल्डर है, तो यहाँ पर कोई एक डेट होगी जब तक यहाँ पर वो मैच्योरिटी डेट के हिसाब से यहाँ पर जो है इन्वेस्टर को इंटरेस्ट मिलता रहेगा उस पैसे के ऊपर, जो पैसा उसने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। और बाद में जब मैच्योरिटी डेट होने वाली होगी, तो उसको पूरा प्रिंसिपल मिल जाएगा, उसका जितना पैसा इन्वेस्ट किया था, साथ ही साथ पूरा ब्याज भी मिल जाएगा, ओके, जितना बाकी बचता है। तो मैच्योरिटी डेट के बाद जो है कोई एग्रीमेंट नहीं रहता है। तो इससे यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस तरीके से जब नॉर्म डायरेक्टिव दिया गया, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी रिक्वेस्ट की सेबी को कि ये डायरेक्टिव अपना वापस ले लीजिए, ये इस तरीके से इन्वेस्टमेंट दौड़ जाएगी। ओके, म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और म्यूचुअल फंड ही एक ऐसा रास्ता है जहां से हमारी जो बैंक है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक, वो भी पैसा उठाते हैं लोन के ऊपर। ओके, तो वो पैसा जो है इनके पास आता है। ओके, टायर 2 यहाँ पर जो है एक तरह का बॉन्ड होता है, जिसके तहत यहाँ पर ये पैसा उठाते हैं म्यूचुअल फंड में से ही। तो उनके पास में भी पैसे की कमी होनी शुरू हो जाएगी, बैंकों के पास भी, अगर इन्वेस्टर्स पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में। तो ओके, तो ये जो डायरेक्टिव था, इसी को यहाँ पर खत्म करने की बात की जा रही है। तो अभी भी सेबी साइलेंस है। सेबी ने फाइनेंस मिनिस्टर की रिक्वेस्ट के ऊपर भी कोई बात अभी तक नहीं कही है। ओके, तो जो सेबी जो है ना हमारा, ये
मार्केट रेगुलेटर है, ओके, जो हमारी जितनी तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं इसके ऊपर ये फोकस बना के चलता है, कोई गलती कोई गड़बड़ी वगैरह ना हो। तो अभी एटलीस्ट 3 पीएसयू बैंक ऐसे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे हैं जो अभी पैसा उठाना चाह रहे हैं, कर्जा उठाना चाह रहे हैं अपने कैपिटल के लिए कि हमारे पास जो यहाँ पर लिक्विडिटी है, पैसा खत्म हो रहा है। कल को डिपॉजिटर हमारे पास आएगा कि मुझे मेरी सेविंग्स में से इतने पैसे निकाल कर दो, तो अगर बैंकों के पास पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से देंगे? ओके, क्योंकि सारा पैसा सर्कुलेशन में चल रहा होता है, कुछ पैसा इन्होंने लोन के ऊपर दे दिया होता है, तो पैसा तो इनके हाथ में चाहिए ना, तो ये कर्जा उठाते रहते हैं और पैसा जो ना उसकी सर्कुलेशन बनाते रहते हैं। इस तरीके से बैंकिंग प्रणाली चलती है। तभी आपके हाथ में, जब आप बैंक में जाते हो तो आपके हाथ में पैसा आ जाता है। लेकिन कुछ बैंकों की हालत ऐसी भी थी, जो जो पैसा आप मांगने जा रहे थे उससे आधा दे रहे थे। जैसे मैं येस बैंक की एग्जांपल ले लूं, ओके, तो ये 5-6 महीने की बात पहले की बात है, ऐसा हो रहा था येस बैंक में, ओके। और यहाँ पर आगे बात करें जो वनीला कॉर्पोरेशन है, तो यहाँ पर उसके बॉन्ड भी काफी बड़े हैं, बॉन्ड यील्ड काफी बड़ी है। शुक्रवार को गवर्नमेंट बैंक नाबार्ड जो है उसके भी पेपर जो है मैच्योर हो जाएंगे, मेच्योरिटी डेट 2024 तक है, तो अब तक जो है इसका भी यील्ड जो है बढ़ता जाएगा। ओके, तो 25 बीपीएस बेसिस पॉइंट के हिसाब से इसका भी यहाँ पर जो है जो यील्ड है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, तो उसके जो बॉन्ड है वो भी 2024 तक जो है मैच्योर हो जाएंगे। ओके, तो उसके बाद उनको भी पैसा चाहिए ना, बाद में जो दोबारा से उन्होंने यहाँ पर कर्जा उठाना होगा, तो यहाँ पर उसके भी यील्ड जो है 5 से 10 बेसिस पॉइंट हाई निकल कर आ रहे हैं अभी शुक्रवार को जो नया डाटा है। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो भी यहाँ पर एक्टिव इश्यूर है ऐसे परपेचुअल बॉन्ड्स का, तो यहाँ पर वो भी यहाँ पर देख रहा है कि जरा पेपर जो है यहाँ पर वो बेच दे फिस्कल ईयर 2022 में। तो यहाँ पर कॉस्ट जो है ना सबसे ज्यादा निकल कर आएगी। तो यहाँ पर जो मैटर है ना, मैटर्स का सेटलमेंट करने के लिए ज्यादा यहाँ पर जो है कॉस्ट हो सकती है आने वाले समय में। तो इसी के चलते यहाँ पर सभी की आंखें अभी सेबी के ऊपर है। सेबी ने ये कह दिया है कि 1 अप्रैल से जो मैंने डायरेक्टिव दिया वो लागू हो जाएगा। तो सभी देख रहे हैं कि अभी शायद सेबी कुछ करे, जो कि म्यूचुअल फंड में दोबारा से इन्वेस्टमेंट है, जो 100 ईयर का टैग लगाया होता कि इतनी मैच्योरिटी डेट होगी, जो परपेचुअल बॉन्ड के थ्रू अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हो सकता है कि कम करे या खत्म करे। और आगे जो न्यूज है तो वही फ्रंट पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि गवर्नमेंट जो है ना अभी 4 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां जहां अपना शेयर जो है बेचने जा रही है। ओके, तो यहाँ पर भी अपना स्टेक बेचेगी। तो ये 4 एयरपोर्ट कौन कौन से? ये है दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद के एयरपोर्ट्स हैं जहां पर अपना स्टेक बेचेगी। और अपना स्टेक बेचकर जो है ना, तो यहाँ पर 20,000 करोड़ तक का यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि एसेट सेल हम करेंगे तो 20,000 करोड़ तक का पैसा ये जुटाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर इन्हीं के द्वारा होगा जितना भी सेल होगा। और मिनिस्ट्री आल्सो यहाँ पर ये प्लान कर रही है कि आने वाले समय में 13 और एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करना है, उनका भी स्टेक पूरी तरीके से बेच देना है। और स्टेक जो सेल होगी इन 4 एयरपोर्ट्स की, उसका यहाँ पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जो रेवेन्यू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास आता है दिल्ली और मुंबई के यहाँ पर एयरपोर्ट से, ओके, तो यहाँ पर भी ज्यादा स्टेक प्राइवेट प्लेयर्स के पास ही है अगर हम मुंबई और दिल्ली के एयरपोर्ट्स की बात करें तो एग्जिस्टिंग ऑनर जो है उनके पास अभी फर्स्ट रिफ्यूजल राइट है। मतलब उनकी मर्जी है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर वो किसी तरीके का भी अगर रिफ्यूजल देना चाहे कि हम ये ट्रांजैक्शन में नहीं पढ़ना चाहते, तो उनके ऊपर है, अगर नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी प्रोसेस में चल रही है कि कैसे तरीके से सेलिंग करे एयर इंडिया और पवन हंस को। तो ये भी एयर इंडिया को भी सरकार बेचना चाह रही है जो कि 50,000 करोड़ के ज्यादा के कर्जे में है। और पवन हंस तो ये भी यहाँ पर विमान सेवा है जिसको ये भारत सरकार बेचना चाह रही है। तो अभी भारत सरकार कह रही है कि 100% स्टेक हम बेचेंगे इनका, ओके, एयर इंडिया का भी और पवन हंस का भी। ओके, और अभी लग रहा है कि जो टाटा है ना तो वही खरीदेंगे, क्योंकि ये शुरुआत में भारत के पास एयर इंडिया नहीं थी। ओके, ये टाटा एयरलाइन ही थी जब शुरू हुई थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उस समय भारत का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खास नहीं था, जिसके तहत उस समय जो जेआरडी टाटा थे उनसे बिना पूछे ही उन्हीं की एयरलाइन को जो था नेशनलाइज कर दिया गया, उसको नाम दे दिया गया एयर इंडिया। तो अभी दोबारा टाटा ही इसको खरीदेगा ऐसा लग रहा है। और आगे जो न्यूज है तो वहां पर बात करें जो नई ड्राफ्ट इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, तो यहाँ पर एक तरीके से लगाम लगाएगी जितने भी रिलेटेड पार्टीज हैं उनके ऊपर। तो किन के रिलेटेड पार्टीज? जो खास तौर पे जो ई कॉमर्स बिजनेस में काम करे, जैसे अमेजोन हो गया, वालमार्ट ऑन, फ्लिपकार्ट हो गया, और इनके जितने भी एसोसिएट्स हैं। तो यहाँ पर इनके ऊपर ये इल्जाम है कि ये जब भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो उनके जो नॉर्म्स होते हैं ना, तो उनको उनकी ये अनुपालना नहीं करते हैं और एंटी कॉम्पिटिटिव यहाँ पे जो है ना एक्टिविटीज करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर ये दो बड़े प्लेयर है ना, तीसरा अगर कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खड़ा होना चाह रहा है तो उसको यहाँ पर ये मौका ही नहीं देके खड़ा होने का। तो इस तरीके की यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज करेंगे। तो इसी के चलते यहाँ पर एफडीआई नॉर्म्स को यहाँ पर जो है ना, जो कंपटीशन इंश्योर रहे, कंपटीशन बढ़े, तो उनको यहाँ पर जो है ना फॉलो करना ही करना है। तो इसके तहत रूल्स को भारत सरकार टाइट कर रही है। तो इसी के चलते यहाँ पर नई ड्राफ्ट इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो लाई जा रही है। तो यहाँ पर मार्च 2016 की बात करें जब गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि 100% जो है एफडीआई आएगी ओनली इन मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, वही जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट हो गया। ओके, इसके अलावा दिसंबर 2018 में गवर्नमेंट ने एफडीआई नॉर्म्स टाइट कर दिए। फिर 19 में
ड्राफ्ट नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी आई, उसके बाद अगस्त 2020 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स, ई कॉमर्स रूल्स 2020 में लाए गए थे कंज्यूमर्स के लिए, कि इसमें भी काफी सारा ध्यान रखा गया था कि किसी तरीके की खराब चीज जो है ना वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और आगे जो न्यूज है, तो भारत सरकार ने 25 फरवरी को नए यहाँ पर जो ना आईटी रूल्स लेकर आई है। तो 2021 के नए रूल्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ फिर ऑनलाइन न्यूज यहाँ वाले न्यूज देने वाले प्लेटफॉर्म्स है, जहाँ फिर नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं फिल्म्स की, तो यार इन सभी को ना अभी एक दायरे में बांधा जाएगा कि किसी तरीके की फेक एक्टिविटीज, खराब एक्टिविटी जो है ना, खराब कंटेंट जो है वो आगे पास आउट नहीं होना चाहिए, चाहे व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, चाहे टेलीग्राम यूज कर रहे हो, चाहे सिग्नल ऐप यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं कि भारत सरकार ने जब से रूल निकाले हैं, तो भारत सरकार ने ये भी कहा था कि ट्रेसेबिलिटी के ऊपर फोकस करो। ट्रेसेबिलिटी डिमांड जो है ना भारत सरकार कर रही है, कहने का मतलब कि अगर जिसने भी कोई पहले न्यूज खराब डाली है, ओके, तो उस बाद में वो वायरल हो गई, फॉरवर्ड होती गई आगे से आगे, शुरुआत किसने की थी, पहले किसने डाली, उसी को ट्रेस करना है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है सोशल मीडिया को कहा गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि इसमें व्हाट्सएप क्या कहता है, व्हाट्सएप कहता है कि इससे फिर जो इंक्रिप्शन है ना वो टूट जाएगी। अभी जो व्हाट्सएप सिस्टम काम करता है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ काम करता है, मतलब कि मैंने यहाँ से मैसेज किया, मेरे दोस्त तक पहुंचा, मेरा दोस्त और मुझे, सिर्फ मुझे पता है और मेरे दोस्त को पता है कि क्या मैसेज था, तीसरे बंदे को नहीं पता है। अगर हम इस तरीके से ट्रेसेबिलिटी करने शुरू कर देंगे ना कि कहाँ से पहला मैसेज आया, तो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर हमें व्हाट्सएप का चेंज करना पड़ेगा, तो प्राइवेसी भी यूजर की वो चली जाएगी। लेकिन भारत सरकार कह रही है कि प्राइवेसी नहीं जानी चाहिए, लेकिन जो है इस एन्क्रिप्शन को बिना तोड़े जो है ना ट्रेसिबिलिटी निकालो, ये आपका काम है, करके दिखाओ। तो सरकार ने ये भी कहा कि अभी हाल हाल में अभी कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के साथ हुई नहीं है इस इशू के ऊपर हाल भी। इसके अलावा कंपनी ने ये कहा था कि प्राइवेसी पॉलिसी जो है ना, प्राइवेसी पॉलिसी अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो फिर ट्रेसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। दोनों एक दूसरे के उलट है। और आगे न्यूज है कोविड 19 इम्पैक्ट फार्म एंड करियर्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर जो ऑटो कंपनीज है ना, जो कार निर्माता है, जो गाड़ी वगैरह बना रही है, तो उनको अभी सप्लाई चेन का डर नजर आ रहा है, क्योंकि डिस्ट्रप्शन होनी शुरू हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि नाइट कर्फ्यूज लगने शुरू हो गए हैं महाराष्ट्र में कोविड 19 के चलते। तो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है कंपनीज की सप्लाई चेन के ऊपर। दूसरी ओर यहाँ पर डिमांड सर्ज हो रही है कार्स की। और अगर सही समय पर देखो, अभी बुकिंग जो है ना बहुत डिले चल रहा है बुकिंग का, जितने भी कार इंडस्ट्रीज है भारत में, तो 2-2 3-3 महीने की बुकिंग चल रही है। तो अगर ये और डिले होनी शुरू हो जाएगी, अगर सामान ही जो गाड़ियों को है एक जगह से दूसरी जगह समय रहते नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पर महिंद्रा के 4 प्लांट है महाराष्ट्र में, नासिक, नागपुर, चक्कन और यहाँ पर कांडीविल में, ओके। तो इसके अलावा पुणे बेस्ड जो एंड्रोस प्रोड्यूसर्स, मतलब कि जो अलग अलग सामान बनाता है यहाँ पर, जैसे कास्टिंग हो गया, सस्पेंशन हो गया, ट्रांसमिशन, ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स, तो ये भी एक जगह से सामान बन रहा है, किसी एक जगह दूसरी जगह पर जाएगा, जहां पर ऐसे पूरी गाड़ी को असेंबल करके तैयार किया जाएगा, ओके। तो इसमें डिस्ट्रप्शन आ रही है, क्योंकि रात को नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो यहाँ पर गाड़ियों को आना जाना में अभी रुकावट हो चुकी है, तो माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच रहा है। तो वोक्सवैगन का भी यहाँ पर जो है ना प्लांट है पुणे में, और दूसरा औरंगाबाद में। और पुणे बेस्ड यहाँ पर 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके अक्रॉस इंडिया, ओके। और आगे भी सेम पेज में से न्यूज, तो इंडिया का अभी बिगेस्ट डेली जंप निकल कर आया है केसेस में, ओके, कोविड 19 के केसेस में इस साल का, 2021 का, इस साल का। तो यहाँ पर संडे को 25,320 नई इन्फेक्शन जो है अभी देखने को मिली है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में अभी लॉकडाउन भी लगा है रात का, ओके, तो इसके चलते भी यहाँ पर इतना जो है बढ़ोतरी केसेस की हो चुकी है। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर बात करें कि इंडिया इज द थर्ड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री ग्लोबली, हैविंग 11.36 मिलियन केसेस, ओके, बिहाइंड यूएस एंड ब्राजील। तो अभी भी भारत तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा अगर कोविड 19 के रिलेटेड डेथ्स की बात करें, तो वो भी यहाँ पर जो उनकी गिनती 161 से 150 सॉरी 1,58,607 जो है अभी पिछले 24 घंटों में हो चुकी है। तो ये अच्छा डाटा नहीं है। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर भारत सरकार ने नए रूल्स निकाले हैं, ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल्स ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स 2021, ओके। तो ये 10 मार्च को पब्लिश किए गए, तो एप्लीकेबल होंगे 1 अप्रैल से, तो जब हमारा नया फिजिकल ईयर शुरू होगा। तो यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर हैं, तो अभी वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन परमिट के लिए, ओके। तो यहाँ पर नई स्कीम यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस की गई है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, 30 दिनों के अंदर अंदर आपको परमिट इशू हो जाएगा, बशर्ते जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए, जो यहाँ पर पेमेंट हो फीस की, वो आपने टाइमली कर दी हो, ओके। तो आपको जो है 30 दिनों के अंदर अंदर परमिट जो है इशू हो जाएगा। और आगे न्यूज है कि जितने भी व्हाइट गुड्स हैं, जैसे हम बात करें वॉशिंग मशीन की, फ्रिज की, एसी की, टीवी की, तो ये महंगे होने जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर 5 से 6% तक ये महंगे होंगे आने वाले समय में। तो कंपनीज जो है ना अभी ये कह रही है कि जो इनका यहाँ पर खर्चा हो रहा है, ये फ्राइट्स के ऊपर, कंपोनेंट कॉस्ट के ऊपर, वो बढ़ता जा रहा है, जिसके तहत 5 से 6% तक ये महंगे होंगे। और इसके बाद में जो नंबर बारी आएगी वो है एफएमसीजीज की, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं। तो इनकी भी जो प्राइस है वो भी बढ़ने जा रहे हैं। और आगे न्यूज है ईटी मार्केट्स वाले पेज में से थे। तो यहाँ पर बात करें जो बिटकॉइन है, अभी ये रिकॉर्ड हाई पे चला गया है, ओके। तो एक बिटकॉइन की वैल्यू चली गई है 61,000 US डॉलर, ओके।
तो ये पहली बार हुआ है। तो अभी 2 हफ्ते पहले ये पहली बार 50,000 का आंकड़ा इसने पार किया था। तो अभी ये 60,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। ओके, तो ये अभी जो ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी, जब जो रेट इसका चला था शाम 5:30 बजे तक, तो ये 61,080 यहाँ पर यूएस डॉलर के बराबर था एक बिटकॉइन की वैल्यू। ओके, तो ये न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ पर अभी इसका रीजन भी क्या है, अभी हाल ही में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक 1.9 ट्रिलियन पैंडेमिक रिलीफ बिल जो है ना उसको लॉ में कन्वर्ट कर दिया। अभी इतना पैसा जो है ना अमेरिका की इकोनॉमी में बांटा जाएगा अमेरिका की सरकार की तरफ से पैंडेमिक रिलीफ के चलते। ओके, तो ये देखो किसी समय पर ये 29,000 के आसपास था पिछले साल, फिर ये जंप आया 40,000 के आसपास का अभी कुछ दिनों पहले, तो अभी 61,000 का ये अभी आंकड़ा पार कर चुका है। तो अभी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जो है बिटकॉइंस में देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी ओर भारत सरकार इन बिटकॉइंस को प्राइवेट करेंसीज के ऊपर बैन लगाने का बिल तैयार कर रही है। तो ये भी एक सिनेरियो है भारत के क्षेत्र में। और आगे न्यूज स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज में से, तो यहाँ पर जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें राइज देखने को मिला है। 51% राइज देखने को मिला है पिछले 5 महीनों में। ओके, फरवरी महीने तक। तो यहाँ पर बैंक क्रेडिट, जो यहाँ पर बैंक पैसा देते हैं लोन के ऊपर, तो इसको यहाँ पर बोलते हैं क्रेडिट ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पर जितना ज्यादा पैसा देंगे उतना ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ होगी। तो 51% के हिसाब से बढ़ा है फरवरी महीने तक का यह डाटा है। ओके, तो ये अभी 5 लाख करोड़ तक जो है अभी तक जो है बैंक हमारा लोन दे चुके हैं अलग अलग सेक्टर्स में। ओके, तो यहाँ पर एंड सितंबर टू फरवरी तक का यहाँ पर जो है ये करंट फिस्कल के हिसाब से सबसे ज्यादा यहाँ पर अभी तक का यहाँ पर लोन बांटा गया है। और ज्यादातर जो ग्रोथ देखने को मिली है वो जो ड्यू टू गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जितने इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए, कभी 3 लाख करोड़ का, कभी 4 लाख करोड़ का, तो इसका भी अहम योगदान है इसमें, जिसके तहत यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर्स को यहाँ पर भारत सरकार पैकेज दे रही थी। तो इसके चलते भी यहाँ पर जो है क्रेडिट ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है। और आगे न्यूज है इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो एंड मोर वाले पेज में से, तो यहाँ पर जो नीति आयोग है, तो उसने अभी जो 6 पीएसबीज हैं तो उसको अभी प्राइवेटाइजेशन प्लान से अभी बाहर कर दिया है फिलहाल। तो ये 6 कौन कौन से हैं? ये पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, इंडियन बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो अभी इसको अभी कंसोलिडेशन राउंड का भी हिस्सा रखा है। ओके, अभी ये प्राइवेटाइजेशन प्लान से इनको थोड़ा बाहर रखा है। तो गवर्नमेंट बहुत जल्दी ही अभी कॉल दे देगी कि कौन से 2 बैंकों को अभी प्राइवेटाइज किया जाएगा, जिसका जिक्र बजट में किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अभी उनके नाम नहीं बताए गए थे। ओके, तो अभी बहुत जल्दी उनका नाम भी बता देगी। और एक यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस कंपनी जिसको कि प्राइवेटाइज किया जाएगा अभी नेक्स्ट फिस्कल ईयर तक। ओके, इसके अलावा गवर्नमेंट ने अगस्त 2019 में बहुत बड़े पैमाने पर 10 पीएसयू को अभी मर्ज कर दिया था। ओके, उसको फिर 4 में कन्वर्ट कर दिया। तो जो टोटल नंबर अभी रह चुका है पीएसयूज का, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है खासतौर पे, वो 27 से गिरकर अभी 12 हो चुके हैं। आने वाले समय में और कम हो जाएंगे और सबकी बारी आएगी एक एक करके। और अगर कोई सोच रहा है कि ये जो अभी बाहर निकाले हैं ना पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये अभी इनका काम चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। आने वाले समय में इनका भी शेयर जाएगा, इनका भी एसेट सेल होगा, या तो ये प्राइवेटाइज होंगे या फिर इनको भी मर्ज करके कोई एक बैंक जो है बना दिया जाएगा। बेशक इनका एसेट साइज काफी बड़ा है। ओके, तो भारत सरकार का जो टारगेट है ना यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट करके कि जितना पैसा इकट्ठा करना है स्टेक सेल करके, तो ये 1.7 लाख करोड़ का है फिस्कल ईयर 2022 में। ओके, हालांकि पिछले साल भी 2 लाख करोड़ के ज्यादा का टारगेट था कि डिसइन्वेस्टमेंट करके इतना पैसा फिस्कल ईयर 2021-22 में कमाना है, लेकिन हाथ में सिर्फ 23,000 करोड़ ही आया था। ओके, तो अभी ये टारगेट इतना बड़ा रखा है कि फिस्कल ईयर 2022 में इतना हमें जो है स्टेक सेल करेंगे, पीएसयूज को बेचेंगे, इतना पैसा इकट्ठा करेंगे। देखो कितना इकट्ठा करती है। और अभी न्यूज है कंपनीज वाले पेज में से, तो यहाँ पर जो टीवी ब्रॉडकास्टर्स है ना, तो उन्होंने कंसर्न उठाए हैं 5G सर्विसेज के ऊपर कि जो सी बैंड फ्रीक्वेंसी है, जो कि यहाँ पर टीवी ब्रॉडकास्टर यूज करते हैं अपनी यहाँ पर जो फिल्में दिखाने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर उसके ऊपर दिक्कत आ सकती है इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि 5G सर्विसेज का भी यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी के साथ लिंक है। ओके, तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि जो ब्रॉडकास्टर है वो कह रहे हैं कि इनको प्रोटेक्ट करके चले, जो सी बैंड फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो इस फ्रीक्वेंसी को 5G को अलॉट मत करिएगा। ओके, तो यहाँ पर जो सी बैंड फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, तो यहाँ पर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी की तो अगर बात करें तो यहाँ पर इसकी जो रेट रहता है वो 4 to 8 गीगाहर्ट्ज रहता है। तो बहुत बड़ा रेट है ओके सी बैंड का। तो इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसको अगर 5G के तौर पर यूज किया गया तो फिर इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ये जो स्क्रीनिंग करते हैं, जो फिल्में वगैरह, जो न्यूज, जो प्रसारण आप टीवी चैनल्स देखते हो, तो उसमें एक गड़बड़ी आनी शुरू हो जाएगी, अच्छी तरीके से स्क्रीनिंग नहीं हो पाएगी। तो इसका इम्पैक्ट जो है ना, अगर कुछ भी चीजें 5G के अंतर्गत जाती हैं, जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, तो वो भी सही नहीं हो पाएगी आने वाले समय में। तो इसका शुरुआत में जो रुझान है ना वो अमेरिका में देखने को मिल रहा है, तो उसी के कंसर्न अभी भारत में भी उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर 5G जो है ना टेक प्लेस कर सकता है 300 मेगाहर्ट्ज स्लाइस जो है ना, जो भी इसका बैंड विड्थ है। ओके, तो उसका तो अगर इसके पास थोड़ा बहुत भी बैंड विड्थ का शेयर जाता तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 3.7 गीगाहर्ट्ज टू 4.2 गीगाहर्ट्ज यहाँ पर जो है टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए यहाँ पर जो है यूज किया जाता है, जो भी सर्विस या सैटेलाइट से यहाँ पर डाउनलिंक करते हैं टीवी चैनल पे अपनी चीज को प्रसारित करने के लिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं।
तो ऑलरेडी जो ब्रॉडकास्टर्स हैं लिख चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को और एमआईबी को। एमआईबी मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और आगे न्यूज है कि जो यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी है लार्सन एंड टोरबो, तो उसने 22% वुमेन को रिक्रूट किया है। ओके, यहाँ पर ट्रेनी लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पोस्ट के ऊपर, तो यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर ग्रोथ देखने को मिली है 2020 में। पिछले साल के मुकाबले 8% का यहाँ पर जो है वृद्धि देखने को मिली है वुमेन के रिक्रूटमेंट के मामले में। तो यहाँ पर ये बात करें कि अभी आने वाले समय में और वुमेन्स को हम पार्टिसिपेट करवाएंगे, जॉब देंगे, रिक्रूट करेंगे एलएनटी में। और आगे न्यूज है डिस्ट्रप्शंस वाले पेज में से, तो यहाँ पर एप्पल ने रिकॉर्ड सेल की है भारत में सन 2020 में। तो 3.2 मिलियन आईफोन्स जो है यहाँ पर शिप किए हैं भारत में। ओके, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इनका भी शेयर जो है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो 3.2 मिलियन जो है यहाँ पर 2020 का ये टारगेट है, डाटा यहाँ पर जो शो हो रहा है। ओके, जितने मोबाइल फोन जो है इन्होंने शिप किए हैं इंडिया में, तो 3.2 मिलियन है। और आगे न्यूज है अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में से, तो यहाँ पर एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है जिसको कि यूरोपियन यूनियन के काफी देश लगा रहे थे, उन्होंने हाल ही में नॉर्वे, डेनमार्क ने यहाँ पर रोक लगा दी, सस्पेंशन कर दी कि अभी ना ब्लड क्लॉट की सिचुएशन जो है यहाँ पर केसेस देखने को मिल रहे हैं कि जब भी वैक्सीन लग रहा है तो खून जमना शुरू हो रहा है उस एरिया में। तो यहाँ पर आयरलैंड भी इसी कैटेगरी में अभी ज्वाइन कर चुका है। तो अभी उसने भी यहाँ पर सस्पेंड लगा दिया है कि जो एस्ट्राजेनेका की जो शॉट लगाई जा रही है उससे यहाँ पर ब्लड क्लॉट हो रहा है, उसका डर सता रहा है। तो यहाँ पर यूरोपियन वैक्सीन जो नाइटमेयर, तो यहाँ पर ये जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है ना, ये ऑक्सफोर्ड के द्वारा ही यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा भी इसको डेवलप किया गया है। तो अभी यहीं पर इसका यहाँ पर जो है ना क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया है। तो अभी बहुत सारी कंट्रीज ने इसकी शॉट्स को अभी पाबंदी लगा दी, रोक दिया है। तो इसके चलते जो यहाँ पर रेगुलेटर है, जो यहाँ पर यूरोप का मेडिसिन रेगुलेटर, वो कह रहा है कि ऐसा इंडिकेशन, कोई ऐसा इशू के ऊपर नजर दिख नहीं रहा है। तो इसके ऊपर ऐसा इस तरीके का जो है ना प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, इसको आगे कंटिन्यू करनी चाहिए। जिस तरीके से भी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए। और इसके अलावा थाईलैंड से भी बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर सीरियस इश्यूज जो है देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर भी सस्पेंशन जो है अभी जो चल रही है इन वैक्सीन के ऊपर। और अभी वक्त है शीशे के सामने जाने का। पहला वर्ड है अडल्ट्रेट, जिसका मतलब है मिलावट करना। दूसरा है एस्थेटिक, जिसका मतलब है सौंदर्य। और तीसरा यहाँ पर वर्ड है एग्रेंटाइज, जिसका मतलब है शक्ति। तो इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने जाएं और कंटिन्यू बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। और एक सेंटेंस बनाएं जिनमें कि तीनों वर्ड्स को यूज करें और उस सेंटेंस को रिपीट करें बार बार शीशे के सामने जाकर। और खुद को देखो शीशे में और अपना कॉन्फिडेंस है ना उसको राइज करने की बात करो, और अपने आप को देखकर जो है ना अपने आप से इंग्लिश में बात करो और इन तीनों वर्ड्स को यूज करो उसमें। और अभी बारी है आज के लास्ट टॉपिक की, इकोनॉमिक कंसेप्ट डिस्कस करने का। तो आज का जो टॉपिक है वो है बजट लाइन। तो बजट लाइन एक तरह की सिंपल लाइन है किसी ग्राफ के ऊपर, डुअल लाइन की तरह। यहाँ पर जो है जो डुअल एक्सिस होते हैं उनके बीच में एक लाइन लगाते हैं। तो ये डुअल एक्सिस, एक वाई एक्सिस हो गया, एक एक्सिस हो गया। तो ये वाली बजट लाइन है, बजट लाइन 1 है, ये बजट लाइन 2 है। तो इन्हीं का यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है कि किस हिसाब से जो है गुड्स जो है ना हम यहाँ पर परचेज कर सकते हैं कंज्यूमर के हिसाब से, तो उसकी इनकम के हिसाब से, जितना भी यहाँ पर प्राइसेस होगा गुड्स का। ओके, जितनी इनकम होगी, जितना प्राइस होगा, उसी हिसाब से कंज्यूमर जो रिस्पॉन्ड करेगा और उसी हिसाब से जो है हम बजट लाइंस बनाते हैं किसी एक ग्राफ में। और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात की गई, चेंज इन प्राइसेस हो रहा है। वीकली इनकम आपकी जो है 40 पाउंड है। जो सॉसेज के जो प्राइसेस है वो 2 पाउंड पर केजी है, और जो चिकन का प्राइस है वो 2.50 पर केजी। अगर यहाँ पर चिकन के प्राइस में लगातार फॉल होता है, बाकी के जितने भी फैक्टर्स उसको अगर हम कांस्टेंट मानकर चलते हैं, तो यहाँ पर एक आउटवर्ड शिफ्ट आपको ना बजट लाइन में देखने को मिलेगी BL1 से BL2 तक। ओके, तो ये यहाँ पर चिकन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर सॉसेजेस की बात कर रहे हैं। तो ये BL1 यहाँ पर चल रही है, तो ये यहाँ पर ये कांस्टेंट यहाँ पर लाइन निकाली गई है। ओके, ये इनकम आपको शो, आपकी इनकम जो है उसको शो कर रही है किस तरीके से आप जो है यहाँ पर कोई चीज BL1 यहाँ पर पहुंच रही है। जितना ये सस्ता होता जाएगा उतना यहाँ पर जो BL2 की लाइन है वो उतनी आगे जाती जाएगी। इस तरीके से हम जो है ना बजट लाइन को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी तरीके से। अगर इनकम को और यहाँ पर गुड्स खरीदने की जो क्षमता है कंज्यूमर की, उसको अगर हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हो। तो कैसा लगा आपको आर्टिकल? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दिया करें। ओके, जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ वो बहुत जरूरी होता है। अगर आप डेली आप एडिटोरियल सुनते हो तो आपका ना माइंड बहुत बड़े अच्छी तरीके से डेवलप होगा, और जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ अगर आप उनका आंसर भी देते हो तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर मजा आया लेक्चर सुनने में तो कमेंट करें। ओके, और साथ ही साथ शेयर भी कर दें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, और लाइक करें। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।